हेलो बच्चों। आज मैं एलन के लीडर टेस्ट सीरीज का मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। और आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटी, यानी कि आपका कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड, इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। यानी एक कैपेसिटर है आपका और एक चार्ज कर रहे हैं हम लोग 100 वोल्ट बैटरी से, और इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू है आपका 2 माइक्रोफेराड। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना है आपका 100 वोल्ट। तो बोला है कि कितना आपका, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, तो देन हीट लॉस इज व्हाट। ठीक है। तो जब ये 100 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा CV, और इस पे आ जाएगा -CV, है ना। Q = CV होता है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी है, तो फाइनल चार्ज इस पे कितना आ जाएगा CV आ जाएगा, है ना। तो इस पे एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना हो जाएगा बच्चा, हाफ CV²। हाफ और कैपेसिटेंस का वैल्यू 2 है, वोल्टेज आपका 100 का स्क्वायर है। ये 2 कैंसिल आउट हो गया और ये आ जाएगा 10⁴ माइक्रो जूल हो गया। ठीक है, 10⁴ माइक्रो जूल हो गया। दूसरा में क्या बोला गया है, पहले देखो बच्चा इसमें कि अगर इसको आप जिसमें कन्वर्ट करना है, इसमें आपको अगर 10⁴ जूल में करना है तो 10⁻⁻6 कर लो, ये हो जाएगा आपका 10⁻², जूल हो गया। अब बात को समझो। अब यहाँ पे क्या है, ये तो हो गया एनर्जी कैपेसिटर कितना स्टोर किया। अगर मैं पूछूं कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया, जो बैटरी वर्क डन करता है ना, दैट मीन्स जो एनर्जी बैटरी रिलीज करता है, वर्क डन करने मतलब जो बैटरी एनर्जी रिलीज करता है वही जाकर के कैपेसिटर में उसका कुछ पार्ट उसमें स्टोर होता है। तो अभी हम बात करें वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी हम कैसे लिखते हैं, वोल्टेज इक्वल टू होता है हमारा W/Q, है ना। जब भी हम देखते हैं कि वर्क डन बैटरी कितना किया, तो वोल्टेज इक्वल टू W/Q, तो हम यहाँ से W इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। अच्छा, इसने कितना चार्ज को कैरी किया, बैटरी ने कितना चार्ज को ढोया है एक प्लेट से उठा करके दूसरे प्लेट में, वो है हमारा CV। इतना पहले जीरो चार्ज था कैपेसिटर, पहले क्या था, कोई चार्ज नहीं था, है ना। अब वो क्या किया है, CV चार्ज को लाया है, तो वो चार्ज इतना लाया, और बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज कितना है हमारा, वोल्टेज है V, तो कितना हो गया CV²। बात समझे। अब बात समझो कि बैटरी ने वर्क डन किया है CV², जिसमें कि हाफ CV² एनर्जी जो है वो आपका स्टोर हो गया बैटरी में, कैपेसिटर में। तो एनर्जी एनर्जी जो है वो हीट फॉर्म में कितना हुआ। तो क्वेश्चन क्या है भैया, हीट कितना है। तो हीट आपका है जो बैटरी ने एनर्जी ट्रांसफर किया, और स्टोर कितना हुआ, हाफ CV²। तो जो एनर्जी हाफ CV² बचा वो गया कहाँ, वो कहाँ गया बच्चा, इस वायर देख रहे हो, ये वायर, इसके रेजिस्टेंस में। बात समझे। यानी जितना एनर्जी स्टोर हुआ है बैट कैपेसिटर में, उतना ही एनर्जी, देखो हाफ CV² है, उतना ही एनर्जी हीट फॉर्म में चला गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका, हीट कितना लॉस हुआ है। तो हीट कितना लॉस हुआ है आपका 10⁻² जूल, और 10⁻² जूल मतलब हो गया आपका कितना मिली जूल हो गया, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया ये 10 मिली जूल। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा 10 मिली जूल। हीट लॉस मतलब अलग होता है, बात समझ में आ गया आपको, है ना। ये नहीं कि एनर्जी जो कैपेसिटर स्टोर हो गया तो एनर्जी वही हीट लॉस है, वो तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी लॉस हीट स्टोर कर रहा है ना। चलिए, अब आप नेक्स्ट में आइए बच्चा। तो बोला है कि टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडाई 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर हैविंग चार्जेस 15 माइक्रोकूलम and -5 microcoulomb. Now they are connected by a wire. Then final charges on the conductors are. तो टू स्फेरिकल कंडक्टर्स, अगर दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है, एक का रेडाई बच्चा दिया है 2 सेंटीमीटर, दूसरा का दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर। एक पे चार्ज आपका है 15 माइक्रोकुलम और दूसरे पे चार्ज है आपका -5 माइक्रोकुलम। नाउ दे आर कनेक्टेड बाय वायर, एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। देन फाइनल चार्ज ऑन द कंडक्टर्स आर, आपको पता है कि इस पे कि जो चार्ज है हमेशा वो हमारा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो अगर यहाँ पे प्लस, आपको ये भी पता है
कि जो स्फीयर होता है अगर रेडियस r है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो k/r होता है ना? इसका रेडियस r है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव पोटेंशियल है, और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है तो के माइनस क्यू बाय इतना होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है। तो चार्ज कहाँ से फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी यहाँ। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि 15 माइक्रो कूलम से क्यू चार्ज जो है यहाँ से चला गया और इस पे क्यू चार्ज आ गया, मतलब जो ये वाला स्फीयर जितना चार्ज रिलीज किया है वो चार्ज दूसरे स्फीयर पे आ गया। चार्ज तब तक फ्लो, इसका जैसे ही चार्ज यहाँ से डिक्रीज करेगा पहला वाला का, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और सेकंड वाले का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ये तब तक होगा, पहले इसका ज्यादा था, ये वाला हाई था और ये लो था। तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल क्या नहीं हो जाएंगे? सेम। जैसे पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, डिफरेंस रहेंगे नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो कोई भी चार्ज फ्लो करना मतलब बंद हो जाएगा। तो उसने कहा दे आर कनेक्टेड बाय वायर, द फाइनल चार्जेज ऑन द कंडक्टर्स आर। तो फाइनल चार्ज मतलब एट स्टेडी स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट मींस कि एट दैट स्टेज व्हेन द पोटेंशियल एट दिस एंड दिस पॉइंट इज विल बिकम सेम। तो इसमें माइनस क्यू चार्ज आ गया, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया? के 15 माइनस क्यू डिवाइड बाय इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। आपको यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं क्योंकि इक्वल कर रहे हो। तो जो चीज यहाँ पे अगर -6 करते हो तो इधर भी करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? यहाँ भी सेंटीमीटर को मीटर करोगे तो नीचे करोगे तो यहाँ भी हो जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल सेम हो जाएगा, बस वही हम करेंगे के -5 प्लस क्यू और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, समझे? तो यहाँ पे के कैंसिल आउट हो गया और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया? 45 माइनस 3q इक्वल टू -10 प्लस 2q। अभी अगर आप देखो तो इसको इधर लेके आ जाओ, ये आ जाएगा आपका 55, है ना? और वो उधर चला गया तो ये हो गया आपका 5q, तो ये हो गया आपका 11। तो स्मॉल q का वैल्यू कितना हो गया आपका? स्मॉल q का वैल्यू हो गया 11। अगर 11 आ गया तो इस पे चार्ज हो गया आपका -5 और यहाँ पे 11, तो फाइनल चार्ज कितना हो गया आपका? 6 माइक्रो कूलम इस पे हो गया, और इस पे 15 माइनस क्यू है तो 15 माइनस 11 कितना हो गया? 4। तो यहाँ हो गया 4 और 6, 4 और 6 का कॉम्बिनेशन कौन सा है? ये हो गया। बात समझ में आ गया? अच्छे से देख लो बच्चा, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप बेहिचक पूछिए। समझ गए? चलिए अब आते हैं हम लोग 3 में। इन द गिवन फिगर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन माइक्रोकूलम इच, यानी इस पे आप देख रहे हो ये तीनों पैरेलल कनेक्शन है और वो 100 वोल्ट है। मान लो यहाँ का पोटेंशियल हम V1 मान लेते हैं और यहाँ का पोटेंशियल V2 मान लेते हैं, तो ये पोटेंशियल सब जगह सेम है, तो ये भी V1, ये V2, तो ये भी कितना हो गया? V2। तो V1 माइनस V2 आप देख रहे हो यहाँ पे V1 माइनस V2 100 वोल्ट है, और सभी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज V1 माइनस V2 है, सभी पैरेलल कनेक्शन में है। तो हमें पूछा क्या गया है? फिगर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो ऊपर 1 माइक्रो फैराड में अगर हम चार्ज देखें तो Q इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। कैपेसिटेंस 1 है, वोल्टेज 100 है, तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 100 है, तो कितना हो गया ये? 100 माइक्रोकूलम। अगर हम Q2 का बात करें, दूसरा कैपेसिटर में 2 माइक्रोफैराड में, तो 2 इंटू 100 यानी कि 200 माइक्रोकूलम। Q3 का बात करें तो कितना? 3 इंटू 100 यानी कि 300 माइक्रोकूलम। 100, 200, 300 यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट। क्लियर है? चलिए और क्या है? A solid sphere is placed over two smooth inclined plane. N1 is the normal reaction by surface 1, surface 1 ये है आपका। तो यहाँ से अगर आप एक सेंटर से N1 ले लो और N2 इज द नॉर्मल रिएक्शन बाय सरफेस 2, यानी कि ये आप N2 ले लो, ठीक है? तो अगर आप गौर करो तो यहाँ पे ये एंगल जो है आपका वो है 60 डिग्री, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस आपका क्या है? ये N2 है, ये वाला, है ना? अगर ये N2 है और ये N1 है तो एक चीज समझो, इसका जो वेट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो तो सीधा ऐसे लगेगा, mg, एकदम वर्टिकल लगेगा। तो ये इसको अगर ये यहाँ पे ठहरा हुआ है, दैट मींस एट इक्विलिब्रियम में है, तो N1 और N2 का जो कंपोनेंट्स होगा जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा,
क्या वही बैलेंस नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? तो चेक करते हैं कौन, अभी समझ में आ जाएगा उसको लिखने पे। क्लियर? तो चलिए, तो एक तो यहाँ से इसको मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंपोनेंट लिखूँगा, ठीक है? तो अगर आप गौर करो बच्चा, तो ये अगर 60 डिग्री है ये, तो ये भी 60 अल्टरनेट एंगल से हो गया, और ये 60 हो गया, तो ये एंगल आपका 30 हो गया, ठीक? तो ये वाला कंपोनेंट आपका हो गया n2 cos 30 डिग्री, और ऊपर डायरेक्शन हो गया आपका n2 sin 30 डिग्री। अब आप दूसरा प्लेन पे बच्चा देखो, तो यहाँ पे आपका n1 ऐसा फोर्स लग रहा है ना? तो अब आपको समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये भी एंगल कितना बनाएगा, 60 बना लेगा। देखो ये आपका 30 डिग्री है, ये भी 30, तो ये कितना हो गया, ये पूरा 90 है, तो ये आपका कितना हो गया, 60 हो गया। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया, n1 cos 60, तो हॉरिजॉन्टली भी मूव नहीं कर रहा है, तो नेट फोर्स अलोंग, अगर हम बात करें नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये कितना हो गया हमारा, जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया तो बैलेंस है, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं भाई कि n1 cos, पूरे जो स्फीयर पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है, n1 cos 60 इज इक्वल टू n2 cos 30 डिग्री, लिख सकते हैं पहली बात। हाँ, अब आप गौर करो यहाँ पे बच्चा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, n1 cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है आपका 1/2, और cos 30 होता है आपका √3/2, तो ये 2 कट गया। अभी देखो तो n1 इक्वल टू √3 मतलब 1.732 टाइम्स n2, यानी कि आपको दिख रहा है कि 1.732 हो गया, मतलब n1 यहाँ पे आपका इतना टाइम्स है n2 के, यानी n1 इज ग्रेटर देन n2 आ गया। तो ऑप्शन कौन हो गया, n1 इज ग्रेटर देन n2, यानी कि ऑप्शन 3। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 64 स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स collects to form a single drop, then the potential of big drop is, तो क्या है कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है, मान लो इसका रेडियस r है, इसका स्मॉल q चार्ज है, ठीक है? इसको मिला करके 64, मतलब छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स मिला करके एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बना दिया, तो रेडियस चेंज हो जाएगा, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है? तो जब कोई चीज मिलाया जाता है तो आपको पता है कि मास जो है वो चेंज हो जा, मतलब सेम रहता है। मतलब 64 ड्रॉप को जब मैं मिला दूंगा तो 64 ड्रॉप का जो मास होगा, मास ऑफ 64 ड्रॉप्स इज इक्वल टू मास ऑफ बिगर ड्रॉप्स, है कि नहीं? मिला देंगे तो मास तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मास इक्वल टू लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और दूसरे का लिखेंगे डेंसिटी इंटू, ये है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे, और इसको 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वाला जो आया है वो आया है स्मॉलर ड्रॉप का, ये वाला तुम्हारा मास आया ये, और 64 है तो 64 से मल्टीप्लाई कर दिए। बराबर के लिए क्या लिखेंगे, डेंसिटी है कांस्टेंट रहेगा, जो इसका डेंसिटी रो है इसका भी डेंसिटी रो हो जाएगा, तो रो इंटू बड़ा वाला का वॉल्यूम बिगर वाले का, और ये स्मॉलर वाले का, तो डेंसिटी डेंसिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 64, और स्मॉलर का जो हम वॉल्यूम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, और बिगर का क्या लिखेंगे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, और आपको रेडियस कैपिटल आर के टर्म में चाहिए था, तो रेडियस आर इक्वल टू क्या हो गया, 64 आर क्यूब पावर 1/3। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, तो 4 आर का होल क्यूब, और इसके ऊपर पावर 1/3 है, तो 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका रेडियस कितना हो गया, 4r के बराबर हो गया। बात समझे? अब उसने क्या पूछा है, पढ़िए बच्चा, उसने बोला ये सब हो गया बिग ड्रॉप इफ रेडियस एंड चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है? तो आपसे पूछा गया है कि देन द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप क्या होगा, तो बिग ड्रॉप पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा बताइए, बिग ड्रॉप पे पोटेंशियल का वैल्यू आपका हो जाएगा कि कैपिटल, मतलब यहाँ पे क्यू, देखो इस बिगर ड्रॉप पे स्मॉल पे कितना है, स्मॉल क्यू चार्ज, और 64 अगर मैं 64 ड्रॉप को मिला दूं तो टोटल चार्ज इस पे कितना हो गया, बिगर पे 64 क्यू। अच्छा, डिवाइड बाय रेडियस, के क्यू बाय आर होता है, एक जो स्फेरिकल होता है उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। अच्छा, ये रेडियस कैपिटल आर देंगे, और रेडियस कैपिटल आर का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 स्मॉल आर।
अब ये यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया 16, तो आंसर क्या हो गया 16 के क्यू। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 16 के का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 पावर 9। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पे क्या है आपका, है ना, डिवाइड बाय यहाँ पे आर है आपका। स्मॉल क्यू का चार्ज कितना दिया हुआ है 0.002 ESU, यानी कि 0.002। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है आपका 1 कूलम होता है 3 इंटू 10⁻9 होता है। तो इसको मैं डायरेक्ट डिवाइड कर सकता हूँ, है ना, कि मतलब मैं ये बोल रहा हूँ बच्चा कि जो एक कूलम होता है ना वो होता है 3 इंटू 10⁻9 ESU। तो हमें तो चार्ज को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, कूलम में ना। तो फिर इसको करेंगे 3 इंटू 10⁻9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। आपका चार्ज कितना था यहाँ पे 0.002, तो यहाँ हो गया। ESU को कर दिया। अब इस रेडियस कितना है 0.13, तो ये 0.1। अच्छा, मिलीमीटर है तो 10⁻³ कर देंगे। अब यहाँ से देखो बच्चा 10⁻9 ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। उसके बाद ये 3 गया नीचे गया 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चा क्या है यहाँ पे 3 और ये 3 हो गया। तो ये हो गया आपका 16 3 और ऊपर हो गया आपका 2 डिवाइड बाय नीचे बचा आपका कितना है ये 0.1। ये और ये 10 हो गया, है ना। तो कितना हो गया ये 960 हो गया, है ना। तो आंसर आपका क्या हो गया 960 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट। तो 6 में क्या है कि 2 मेटल प्लेट्स फॉर्म ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी, यानी पैरेलल प्लेट है, इस पे प्लस क्यू चार्ज इस पे माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच डिस्टेंस डी है। फिर नाउ ए मेटल ऑफ थिकनेस d/2 एंड ऑफ सेम एरिया, यानी कि जो प्लेट का एरिया है उसी एरिया का एक मेटल इसके बीच में इंसर्ट कर दिया गया है जिसका कि थिकनेस है आपका d/2, इज इंसर्टेड कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट्स, इसके बीच में डाल दिया है। द रेशियो ऑफ कैपेसिटी इन 2 केसेस, यानी इस केस में अगर आप कैपेसिटेंस देखो बच्चा तो एप्सिलॉन नॉट A/D। इस केस में देखो एक ही समझो, जहाँ पे मेटल है तो प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू टू माइनस क्यू होता है। तो जहाँ पे मेटल है वो कंडक्टर है, तो कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जहाँ कंडक्टिंग मटेरियल होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही नहीं है। तो ये वाला स्पेस रहे ना रहे बात तो बराबर है, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ही नहीं। जिस तरह ये है वैसा ये है, इधर वाला पार्ट है वैसा ही ये पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कैपेसिटेंस जो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A, जो यहाँ पे D लिखेंगे वो D लेते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो d/2 रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। क्या d/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं। तो कितना रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है d/2 पार्ट में है, तो एप्सिलॉन नॉट A/2 यहाँ पे D लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। तो अगर आप इसको C1 मान के चलो, इसको C2 मान के चलो, तो एप्सिलॉन नॉट A/D का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ये हो गया C2, दैट इज 2 इंटू C1। तो पूछा क्या गया था द रेशियो ऑफ कैपेसिटी इंटू इनिशियल टू फाइनल, यानी कि C1/C2 यानी 1:2। तो यानी ऑप्शन आपका क्या हो गया बच्चा 1:2, ठीक है, 1/2। अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैविंग चार्जेस Q1 एंड Q2 आर कनेक्टेड टुगेदर देन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो बात समझो, अगर दो चार्ज है क्यू स्फीयर है Q1 Q2, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करेगा, है ना। यहाँ पे चार्ज पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा मीन्स क्या, करंट, और इस वायर का इस कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, हीट डेसिपेशन होगा। तो इस पूरे सिस्टम का जो एनर्जी है, पहली बात तो वो लिखा है नो चेंज, ये तो गलत है, क्योंकि जो दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी था, जो एनर्जी स्टोर करके रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, जैसे ही कनेक्ट करेंगे चार्ज जब फ्लो करेगा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो फिर क्या होगा, उस करंट फ्लो करने की वजह से उसमें रेजिस्टेंस होता है उस वायर का, है ना, कंडक्टिंग मटेरियल का। तो उसमें क्या होगा, हीट डिसिपेशन हो जाएगा। तो पहली बार जब हीट डिसिपेशन हो जाएगा, यानी टोटल एनर्जी जो इनिशियली था
हीट एक एनर्जी है, तो हीट जैसे ही हीट के फॉर्म में चला गया एनर्जी, तो पहली बात तो डिक्रीज कर जाएगा एनर्जी, इंक्रीज भी नहीं होगा। एनर्जी सिस्टम का जो है, यानी सिस्टम यानी दोनों स्फीयर का घटेगा। ये लिखा है ऑलवेज डिक्रीजेज, मतलब हमेशा घटता रहेगा, ऐसा तो नहीं है। जैसे ही चार्ज फ्लो स्टॉप हो जाएगा, चार्ज फ्लो कब स्टॉप हो जाएगा, जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, यानी दोनों सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो चार्ज जो है फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, के क्यू वन बाय आर वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू टू बाय आर टू हो जाएगा, है ना। जैसे ये बराबर पोटेंशियल हो गया तो चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, क्यू वन आर टू इक्वल टू क्यू टू आर वन, यानी ये मतलब तब तक चार्ज डिक्रीज मतलब एनर्जी डिक्रीज करेगा जब तक कि आपका ये इक्वल ना हो जाए, ये पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, फिर चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट ने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 4 मिलीमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट। इफ द डिस्टेंस इंक्रीजेस टू 12 मिलीमीटर देन, तो कि ये बोला गया है कि इसके बीच का जो बच्चा सेपरेशन है वो डी है। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 4 मिलीमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस यानी आपका डी जो है वो है आपका 4 मिलीमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है आपका 60 वोल्ट। अब आप देख सकते हो कि बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अब 4 मिलीमीटर से बढ़ करके हो गया आपका 12 मिलीमीटर, है ना। तो बोला है कि बताइए नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पहले बात समझो, डी चेंज करने से आपका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, ये तो समझ में आता है। तो एक अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट ये है और कैपेसिटर डिस्टेंस इतना है, पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है, सिर्फ डिस्टेंस को चेंज किया गया है, सिर्फ इसको चेंज किया गया है, डिस्टेंस को। तो Q इक्वल टू क्या होता है बच्चा, C भी होता है। तो बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर विल बी 180 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द कैपेसिटर इतना, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर विल नॉट चेंज, चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बिकम 1/3। ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीज बात है कि अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है और सिर्फ डिस्टेंस को बदला गया है, तो दो बात है, अगर ये बैटरी किसी भी जो है, ये कैपेसिटर जो है अगर किसी बैटरी के साथ हमेशा कनेक्ट रहेगा तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस हमेशा रहेगा, बराबर रहेगा। अगर ये कनेक्ट नहीं है बच्चा, अगर ये कनेक्ट नहीं है, किसी बैटरी सोर्स से कनेक्ट नहीं है, बस ये एक प्लेट है ना, और इसको चार्ज कर दिया गया है इस कैपेसिटर को, तो इसमें प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू हो गया, और कैपेसिटेंस है तो वोल्टेज है, और ये कनेक्टेड किसी सोर्स के साथ नहीं है। तो अगर ये किसी सोर्स के साथ ये कनेक्टेड नहीं है तो फिर यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप कैपेसिटेंस यहाँ पे अगर आप चेंज कर रहे हो, डी को चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका चेंज हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेंज हो गया आपका, है ना, क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज हो गया, तो चार्ज क्या हुआ सर, चार्ज को कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि ये आइसोलेट है, यहाँ पे किसी सोर्स के साथ अगर कनेक्ट नहीं होगा तो कौन यहाँ से एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जो चार्ज को लाता है, वो तो बैटरी का काम है। बट यहाँ तो बैटरी मैं बोल रहा हूँ इसमें कनेक्ट है ही नहीं, तो कनेक्ट नहीं है तो चार्ज को लाएगा कौन प्लेट पे, तो कोई नहीं। तो क्या होगा फिर कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज रिमेन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे C इंटू भी चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला गया है कोई बैटरी सोर्स कनेक्ट है, तो C भी आपका चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, कोई चार्ज को कैरी करके नहीं लेके जाएगा। तो C भी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका, वोल्टेज। तो 4 मिलीमीटर पहले था और अभी आपका 12 मिलीमीटर हो गया, यानी कितना टाइम्स बढ़ गया, 4 इंटू 3, यानी कि 3 टाइम्स आपका जो है, 3 टाइम्स आपका डिस्टेंस बढ़ गया। और आपको पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो यहाँ से देखो 1 बाय वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए को कुछ नहीं हुआ, तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा। इसका मतलब तो डिस्टेंस अगर 3 टाइम्स बढ़ गया तो वोल्टेज भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो पहले वोल्टेज कितना था आपका, 60 वोल्ट था, पहले वोल्टेज कितना था 60 वोल्ट, अब ये 3 टाइम्स बढ़ जाएगा तो ये कितना हो गया 180 वोल्ट। तो आंसर क्या हो गया 180 हो गया। आप समझ गए। चलिए अच्छे से देखिए, मैं यहाँ पे हमेशा आप कैपेसिटर को दो, लेकिन एक बात समझ लो, अगर ये बोलता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और अगर उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है,
तब आप बोलते कि सर यहाँ पे कुछ और होगा, मतलब वोल्टेज आपका रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो इसको अच्छे से समझ लो बच्चा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है कि इन इन एन एयर कैपेसिटर डायमीटर ऑफ ईच प्लेट इज 4 सेंटीमीटर, capacity of this parallel plate capacitor is equal to capacity of spherical capacitor of diameter 20 centimeter, then distance between the plate is। तो पहला क्या है, डायमीटर ऑफ ईच प्लेट इज 4 सेंटीमीटर इन एन एयर कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो बोल रहा है कि मतलब ये मतलब एक सर्कुलर है ना, पैरेलल प्लेट मतलब दो प्लेट है, इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है, और फिर बोला है कि इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का आपका डायमीटर जो है, इसका डायमीटर है तो इसका 2 सेंटीमीटर आप रेडियस ले सकते हो, मतलब पैरेलल प्लेट का, और स्फेरिकल कैपेसिटर का आपका दिया डायमीटर 20 यानी रेडियस हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज, अब कैपेसिटी दोनों का सेम ही है तो इसका कैपेसिटी क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इसका कैपेसिटी क्या होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे अभी, एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ द जो प्लेट होगा वो हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर प्लेट है और सेपरेशन डी है, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से पाई ने पाई को उड़ा दिया, ठीक है, और उस अच्छा ये आर डैश ले लो है ना, ये नहीं इसको उड़ा देना आर डैश है स्फेयर का रेडियस है ना, आर डैश है ये, तो पाई ने पाई को उड़ा दिया। अब यहाँ से अगर आप डी का वैल्यू देखो तो ये आ गया, आप एप्सिलॉन नॉट ने एप्सिलॉन नॉट को उड़ा दिया, तो डी का वैल्यू अगर आप देखो तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर बाय 4 आर डैश। अच्छा आर स्क्वायर यहाँ पे देखो तो आप 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2 दूनी 4, और सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में करो तो ये आपका हो जाएगा 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, और आर डैश जो है वो आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है तो इसको -2 मीटर हो गया, 4 ने 4 को उड़ा दिया और 10 पावर -2 को इसने उड़ा दिया, तो 10 टू द पावर ये ऊपर चला गया तो -3, तो 1 इंटू 10 पावर -3 मीटर हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन 2। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट बोला है कि 5 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विथ 100 वोल्ट बैटरी, देन नेट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इज, यानी ए और बी के बीच आपको नेट कैपेसिटी बताना है, नेट कैपेसिटी आपको बताना है, तो आप क्या बताओगे। तो देखो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है, व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं दिस बाय दिस, यानी 10/20 और 30/60। अब देखो तो ये 1/2 है और ये वही 1/2 है। अच्छा ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, कैसा ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये वाला जो गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो आपका देखो अभी यहाँ से अगर ये चार्ज फ्लो कराएगा तो ये दोनों आपका हो गया सीरीज में, और नीचे वाला जो आपका हो गया वो भी सीरीज में हो गया, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, सीरीज में होने से क्या होता है 10 इंटू 30, ऊपर वाला सीरीज में कनेक्शन है, एंड 30 प्लस 10 40, तो ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया 30/4 है ना, यानी कि ये हो गया 2 दूनी 4 15 दूनी 30, यानी कि 7.5 माइक्रोफेराड। ठीक है, नीचे वाला तुम देखो तो 20 इंटू 60 एंड 80, ये कैंसिल आउट है ना, और ये आ जाएगा आपका कितना 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 पंचे 20, 5 तिया 15, 15 5 20, 2 22, 22.5, 22.5 तो कितना हो गया ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 90/4 कितना आ गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 22.5, मतलब ऑप्शन आपका 3 हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इसमें बोला है कि 4 प्लेट्स ऑफ सेम एरिया आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी, मतलब ये जो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वो आपका डी है। ठीक है, द इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन इज,
विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी बोला गया है इसका मतलब। तो बात को पहले समझो, इसको थोड़ा अरेंज कर लो, मतलब ये समझो कि मैं इसको इसको 1 प्लेट मान लेता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 4 प्लेट है। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? ये आप देखो तो ये 1 और 3 ये एक साथ कनेक्ट है, 1,3 एक साथ कनेक्ट है, ये देखो 1 और 3 एक साथ कनेक्ट है, यानी अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल V1 मान लेता हूँ तो यहाँ भी V1 है, यानी सेम पोटेंशियल है, ये V1 वाला है। उसके बाद 2 और 4 एक साथ कनेक्ट है, तो 2,4 एक साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसे करेंगे। अभी देखेंगे यहाँ पे 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर तुम बच्चा देखो, ये वाला पहला 2 प्लेट है, 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटेंस रख दिया, ठीक। फिर 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में एक रख दिया। फिर 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में एक रख दिया, ठीक है। पूछा किसके? ए और बी। ए यहाँ पे कौन सा है? 1 कोमा, ये वाला वही है, मतलब 1,3 वाला है, और ये आपका 3,4 ये आपका 2,4 वाला है, यानी इसके क्रॉस बैटरी लगा हुआ है। तो अभी सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, तीनों प्लेट क्या हो जाएगा? तो सी इक्विवेलेंट आप क्या लिखोगे? C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, यानी ये सब कैपेसिटेंस सेम ही है, डिस्टेंस सेम है, तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स, और सी हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 2 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 4.5 माइक्रोफेराड, यानी ये रहा कैपेसिटर इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस हमसे कहाँ पूछा है? 4.5, यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। तो हमेशा याद रखो, जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है उसको बस रखो, उसके बाद जो भी कैपेसिटर है उसको आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हो तो उसको आप रिड्यूस करके एक नया सर्किट बना सकते हो। जैसे हम 4.5 माइक्रोफेराड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, इसको मैं जैसे है वैसे रहने दूंगा, और ये मैं देख रहा हूँ ये पैरेलल कनेक्शन है, तो वैसे ही इसको रिड्यूस कर लेंगे, 6 प्लस 3, यानी ये हो जाएगा आपका 9 माइक्रोफेराड, और फिर नीचे आपका हो जाएगा ये 12 वोल्ट। क्लियर है? अभी आप देखो ये दोनों सीरीज में कनेक्शन है, अगर सीरीज कनेक्शन में तो कैपेसिटेंस दोनों में क्या होगा? दोनों में चार्ज क्या होगा? सेम होगा। तो सी इक्विवेलेंट, यानी जो दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखेंगे उसमें जो चार्ज आएगा वही चार्ज इस दोनों प्लेट में आएगा, तभी तो इक्विवेलेंट हुआ। इक्विवेलेंट मतलब क्या हुआ? सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज ड्रॉन बाय द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना, जो कि ये चार्ज ड्रॉन कर रहा है। बोला ठीक, तो सी इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4.5 इंटू 9 डिवाइड बाय 9 प्लस 4.5, कितना हो गया? 9 10 13.5 हो गया, है ना, 9 10 3 13 13.5 ये हो गया। अभी यहाँ पे कितना आ गया आपका? 4.5, ये आपका पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद ये कितना आ गया? 45 9, है ना, ठीक है। फिर 9 और ये कैंसिल आउट हो गया, 9 का 9 9 5 45, है ना, हाँ ठीक है। तो 15 से हो गया, कौन सा? ये 9 और ये कैंसिल आउट हो गया, 9 तो खत्म हो गया। फिर 15 इंटू 15 45 3, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3 माइक्रोफेराड, और वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट, तो चार्ज आ गया हमारा, दोनों की इक्विवेलेंट लिख लिए ना, तो Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट कितना है? 3, और वोल्टेज है 12, तो 12 36, तो 36 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज है, 36 माइक्रोकूलम इस पे भी चार्ज है। अब इस पे 36 माइक्रोकूलम चार्ज है, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो कितना हो गया? Q बाय सी, Q इक्वल टू सी भी होता है, तो यहाँ पे अब 36 माइक्रोकूलम आ गया, और चार्ज हमारा कितना है? कैपेसिटेंस कितना है? 4.5, तो ये पॉइंट हट गया, ये 10 चला गया, तो 9 5 45, 9 चौके 36, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, तो कितना हो गया आपका? 8 वोल्ट आ गया। क्लियर है? तो सर्किट को रिड्यूस करते जाओ, आंसर पाते जाइए। चलिए नेक्स्ट, a capacitor of capacity 5 microfarad is connected as shown in the figure. Internal resistance of cell is 0.5, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यानी यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है 0.5, सॉरी 0.5 ओम। चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल बी, यहाँ पे आपको चार्ज बताना है। क्लियर है? अभी देखो, कोई भी चीज अगर आप कैपेसिटर अगर हो, तो कैपेसिटर को पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 1 ओम। फिर ये आपका कितना है? 5 माइक्रोफेराड है, और ये आपका 2 ओम है। तो पहले मैंने तो पहले बना दिया
ये आपका 2.5 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0.5 ओम, लिख दिया। अब समझो कि अभी आप देख रहे हो कि ये कैपेसिटर जो एक डीसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड आपका इन्फिनाइट टाइम तक मान लो कनेक्टेड पड़ा हुआ है ना। जब इस तरह का कनेक्शन हो, कोई स्विच ना हो, कोई टाइम ना बोला गया हो, तो ये मतलब बहुत देर तक यानी इन्फिनाइट टाइम तक ये इसके साथ कनेक्ट हो, तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, पूरा चार्ज हो जाएगा। जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो ये चार्ज लेना बंद कर देगा। तो कैपेसिटर अगर चार्ज लेना बंद कर देगा तो इस ब्रांच में आप जो देख रहे हो, इस ब्रांच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो ये ओपन हो जाएगा, मतलब ये कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यानी इसको तुम आप इसको ऐसे बना सकते हो 1 ओम 1 ओम, और इस पे अब कोई चार्ज ही नहीं लेगा। तो ये हो गया इस तरह से 2 ओम, और नीचे आपका हो गया ये 2.5 वोल्ट, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 0.5 ओम। पहले इसे बना लेंगे। अभी समझो जब इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट है ही नहीं, इस ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट जीरो है, इस ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट जीरो है, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, 0 इंटू 2 0 वोल्ट। तो इसका कोई काम नहीं है, मतलब एक लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप गौर करिए बच्चा, इसमें इसने पूछा है कि चार्ज ऑन प्लेट्स, तो अगर मैं इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकाल लूं, यानी मान लेते हैं कि VC है, तो काम बन जाएगा। बोला हाँ। तो अभी देखो यहाँ से हम पहले इलेक्ट्रिक करंट निकाल लेते हैं। ये आई करंट जब जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, इसमें तो नहीं जाएगा ओपन सर्किट, लेकिन ऊपर तो क्लोज पाथ मिल गया यहाँ से यहाँ तक। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना मिल गया मेरा 2.5, और ये 1 + 1 ये सीरीज में है, और फिर ये करंट वापस आएगा तो 0.5 भी है, तो 1 + 1 2.5, तो यानी कि कितना करंट गया 1 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोला हाँ। अब देखो ऊपर में जो सीरीज में कनेक्शन, इसको मैं अगर एक बना लूँ तो सर्किट कैसा बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 2 ओम, ठीक है, ऊपर बन गया 2 ओम, नीचे बन गया एक ये कैपेसिटर, और यहाँ वोल्टेज जीरो है तो ऐसे बना लेंगे, और फिर यहाँ पे आपका 2.5 है और 0.5 है। अच्छा, इस 2 ओम जो सीरीज में मैंने यहाँ पे बोला है उसमें करंट तो निकाल दिए हैं, 1 एम्पियर जाएगा, है ना, इक्विवेलेंट में तो 1 एम्पियर जाएगा ना। इसमें अगर 1 एम्पियर जा रहा है, 1 ओम जा रहा है, 1 ओम में 1 एम्पियर जा रहा है, दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में भी सेम करंट होता है, तो 1 एम्पियर होगा। तो इस 2 ओम जो यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट लिखा है, यहाँ पे ये वाला गौर करना, ये वाला, इसमें कितना वोल्टेज हो जाएगा, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। अब क्या ये 2 ओम इस कैपेसिटर के पैरेलल है, तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया, है ना। उसने पूछा क्या है, चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। जब वोल्टेज आ गया तो अब चार्ज निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं है। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा CV, और कैपेसिटेंस मेरा कितना है 5 इंटू 2, तो कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 10 माइक्रो कूलम। तो आंसर क्या हो गया आपका 10 माइक्रो कूलम। खत्म, क्लियर है। चलिए अभी सुनो, ये पोटेंशियल जो ए पे 1 अगर मान के चल रहे हैं, देखो ये 1 1 1 1 1, इसको कोई चेंज नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, 1 1 1 1 1, अरे सी भी तो 1 के साथ ही कनेक्ट है डायरेक्ट, तो ये भी तो 1 ही हो गया। यानी अगर आप गौर करो बच्चा अच्छे से, तो 1 और 2 का यहाँ पे आप पोटेंशियल दिखाओगे 1 एंड 2, क्या 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर है ए और बी, हाँ। क्या यहाँ पे एक गौर करो यहाँ पे बच्चा अच्छे से, तो एक 1 और 1 के बीच, यहाँ पे देखो ये 1 और 2 के बीच हो गया, अब फिर एक 2 और 1 के बीच हो गया, ये देखो 2 और बी और सी के बीच, यानी 2 और 1 के बीच, यानी भाई फिर से ये हो गया पैरेलल हो गया, फिर से 1 और 2 फिर 2 और 1, तो पैरेलल कनेक्शन हो गया। बोला हाँ सर। उसके बाद बैटरी आप कनेक्ट देखिए, तो बैटरी आपका ये देखो ये यहाँ पे 2 के साथ कनेक्ट है और ये 1 के साथ, यानी बैटरी आपका कनेक्ट है ऐसे, और ये है आपका 12 वोल्ट, है ना। तो इस तरह से बनाने में आपको क्लैरिटी आता है कि अगर सेम सेम से कनेक्ट हो पॉइंट तो पोटेंशियल सेम ले लेंगे, क्लियर है। उसके बाद 1 2 करके हम देते जाएंगे, कौन कौन सा प्लेट के बीच दो दो प्लेट उठाते जाएंगे, कैपेसिटर बनाते जाएंगे। तो मैंने बना दिया। तो अभी दोनों इसमें क्या है, दोनों आपका पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, दोनों का इक्वल है तो 2C हो गया। तो आगे अगर हम देखें कैपेसिटेंस, तो 2C 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A, तो एप्सिलॉन नॉट आपका हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एप्सिलॉन नॉट हो गया। एरिया ऑफ द प्लेट 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो -4, है ना। एप्सिलॉन नॉट A बाई D सेपरेशन, सेपरेशन आप देखो तो यहाँ पे आपका 3 मिलीमीटर 10⁻⁻3 हो गया। इससे हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, इससे हमारा आ जाएगा C इक्विवेलेंट आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे,
हमें एनर्जी पूछा गया था, तो अब एनर्जी हम क्या निकालेंगे, हाफ सी इक्विवेलेंट, और वोल्टेज हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट है, मतलब इस पूरे बैटरी को जब यहाँ पे हम लिखेंगे सी इक्विवेलेंट और वोल्टेज लिखेंगे हम 12 वोल्ट, तो हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू 12 का स्क्वायर करेंगे, सी इक्विवेलेंट यहाँ से लिख देंगे यहाँ पे, तो हमारा कैलकुलेशन यहाँ हमारा आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए, तो इसका आंसर आपका आएगा, मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको, इसका आंसर आएगा 2.1 इंटू 10⁻⁹। इसका आंसर आएगा 2.1 इंटू 10⁻⁹। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप आराम से, है कि नहीं, समझ गए अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब करते हैं बच्चा, है ना, तो हमारा तो 14 हो गया, चलिए 15। तो देखो, टू बॉडीज ऑफ मास 6 kg है ये, एंड 10 kg आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग विच पासिंग ओवर ए पुली, द 6 किलोग्राम मास इज अटैच्ड टू द टेबल टॉप बाय द अदर स्ट्रिंग, ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग T1 इज इक्वल टू, T1 यानी कि यहाँ का टेंशन, तो आपको कुछ नहीं, बस एफबीडी बना लीजिए, जैसे ये 10 kg का एफबीडी देखो, फ्री बॉडी डायग्राम, तो इधर कितना लग रहा है 100 न्यूटन, मतलब mg, और ऊपर टेंशन, तो टेंशन इक्वल टू यहाँ से तो आ गया भैया 100 न्यूटन। अब ये स्ट्रिंग सेम है तो सेम टेंशन यहाँ से यहाँ तक होगा, बोला हाँ। अब 6 kg का बनाइए तो टेंशन ऊपर लग गया, और इसका अपना वेट 60 न्यूटन नीचे लग गया, नीचे भी स्ट्रिंग कनेक्ट है तो T1 हो गया, तो बैलेंस है। टेंशन का वैल्यू कितना है आपका आ गया है 100 न्यूटन आ गया, तो बैलेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे 100 इक्वल टू T प्लस 60, नीचे T लग रहा है 60 भी नीचे लग रहा है, तो टेंशन आपका कितना हो गया 40 न्यूटन, तो आंसर क्या हो गया 40 न्यूटन, खत्म। चलिए 16, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी एंड इज चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस V, मतलब एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उसको एक बैटरी V वोल्ट से हम चार्ज कर दिए, ठीक। एंड अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 2C चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस 2V, तो अब वो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा CV माइनस CV, पहला वाला पे। दूसरा का कैपेसिटी 2C है, वोल्टेज 2V है, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा Q इक्वल टू CV अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4CV और ये आ जाएगा माइनस 4CV। हमारा क्लियर हो गया। बोला नाउ द चार्जिंग बैटरीज आर रिमूव, दोनों से हटा दिया, एंड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सच दैट पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद नेगेटिव प्लेट ऑफ अनदर, यानी ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो आपको क्या करना है, ये जो प्लस 4CV चार्ज आया है और इस पे माइनस 4CV आया है, तो दूसरे प्लेट का नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट करना है, यानी ये माइनस CV आ जाना चाहिए और दूसरा पे आपका प्लस CV हो जाना चाहिए, ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, वही बोला है। देन फाइनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज क्या होगा, फाइनल एनर्जी जो है पूरे सिस्टम में एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो अगर मैं देखूं तो बच्चा यहाँ पे ये V वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट किया गया था और यहाँ पे आपका 2V वोल्ट कनेक्ट किया गया, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दूसरी बात ये है कि बात समझो कि जब मैं इस दो प्लेट का बात करता हूँ, ये प्लेट, तो इस प्लेट से चार्ज उठ करके इस प्लेट पे जाएगा और इस प्लेट से चार्ज उठ करके इस प्लेट पे जाएगा, चार्ज उछल करके तो जा नहीं सकता है, प्लेट एक इस ऐसे करके उछल के तो जाएगा नहीं, तो सिर्फ इस कंडक्टिंग वायर में उछल के जाएगा, तो इस प्लेट से उठ करके इस प्लेट पे गया है, तो चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, चार्ज टोटल चार्ज क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं एक ही लाइन में कि इनिशियल जो है टोटल चार्ज इस दोनों प्लेट पे अगर मैं मान के चलता हूं तो कितना है 4CV और माइनस CV, यानी कि 3CV है इस दोनों प्लेट पे मिला करके। अच्छा, फाइनल चार्ज क्या होगा, तो फाइनल चार्ज जैसे ही ये चार्ज ट्रांसफर हुआ 2V वोल्टेज से चार्ज ट्रांसफर हुआ, उसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और V वोल्ट का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा और एक फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस गेन कर लेगा, सपोज दैट V डैश इज द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि फाइनली जो है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच सेम हो जाएगा और चार्ज विल फ्लो स्टॉप, तो चार्ज स्टॉप हो जाएगा। तो फाइनल चार्ज अगर V डैश हो गया तो इसका कैपेसिटेंस तो चेंज होने वाला नहीं है, तो 2C वाले का जो होगा 2C वाला, और
ये समझो सेम तभी होगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये प्लस और ये माइनस है और नीचे माइनस और प्लस है, तो पोलरिटी भी सेम हो जाएगा, तभी ना पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ, नहीं तो एक भी हो गया एक माइनस भी हो गया तो सेम नहीं हुआ ना। तो बात यह है कि दोनों में यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस, तो पोलरिटी भी ये वाला प्लेट पॉजिटिव बन जाएगा फाइनली और ये निगेटिव बन जाएगा। तो अभी ये प्लस प्लस दोनों प्लेट बन जाएगा फाइनल, तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बी डैश। एक का कैपेसिटेंस सी है तो उसके क्रॉस वोल्टेज फाइनली जो चार्ज उस प्लेट पे आ जाएगा सी बी डैश आ जाएगा इस प्लेट पे, और दूसरे प्लेट पे कितना आ जाएगा हमारा टू सी बी डैश, समझ गए। तो कितना हो जाएगा ये थ्री सी बी डैश। तो इनिशियल टोटल चार्ज दोनों प्लेट पे मिला करके जितना था वो था आपका कितना थ्री सी बी, और फाइनली जो है हमारा उस दोनों प्लेट पे मिला करके चार्ज कितना है सी बी डैश प्लस टू सी बी डैश, तो कितना हो गया थ्री सी बी डैश इक्वल करो, अरे सर बी डैश हमारा किसके किसके बराबर हो गया भी के बराबर हो गया, बी डैश किसके बराबर हो गया भी डैश हमारा वी के बराबर हो गया। अगर भी डैश फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया तो आप देख सकते हो कि फाइनली तो अभी कॉमन पोटेंशियल जो हो गया दोनों प्लेट के बीच वो वी हो गया, तो एनर्जी स्टोर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक हो गया हाफ सी वी स्क्वायर हो गया, दूसरा कैपेसिटेंस टू सी है तो हाफ टू सी वी स्क्वायर हो गया, तो टू टू कट गया, ये हो गया सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर, तो वन प्लस वन बाई टू कितना हो गया थ्री बाई टू यानी 1.5 सी वी स्क्वायर हो गया, यानी थ्री बाई टू हो गया, मतलब कौन सा आंसर हो गया थ्री हो गया। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड कॉन्टैक्ट सरफेस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। बोले फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड कॉन्टैक्ट सरफेस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, गलत है ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। सरफेस के कितना एरिया पे कांटेक्ट है उससे फर्क पड़ता नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। अच्छा नेक्स्ट है कि फ्रिक्शनल फोर्स में आल्सो एक्ट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कांटेक्ट सरफेस। यस, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली बी। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट। A rocket of mass इतना किलोग्राम is blasted upwards with an initial acceleration इतना, the initial thrust of the blast is। तो बात समझो कि जब भी आप रॉकेट देखते हो तो एक उस पे ऊपर लगता है थ्रस्ट फोर्स, और ये थ्रस्ट फोर्स लगता है ड्यू टू द गैस इजेक्शन। जो गैस है ना, गैस जब बाहर निकलता है तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग रॉकेट जितना फोर्स गैस पे नीचे लगाता है, गैस उतना ही फोर्स रॉकेट पे ऊपर लगाता है, तो वही यहाँ पे हमारा क्या हो गया थ्रस्ट फोर्स हो गया। लेकिन एक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है, और बोला गया है कि इनिशियल एक्सेलरेशन जो है इसका ऊपर के डायरेक्शन में वो है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हो नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हो न्यूटन सेकंड लॉ से, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ऊपर हो गया आपका एफ ऑफ थ्रस्ट फोर्स माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इनिशियल थ्रस्ट पूछा गया है तो एफ ऑफ थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, और एम जी यहाँ पे देखो रॉकेट ऑफ मास दिया हुआ है कितना है ना 10,000 इंटू जी भी करेंगे प्लस मास जो लेंगे फिर इधर भी मास लेंगे, तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर देता हूँ मास कॉमन ले लो जी प्लस ए, ये कितना हो गया इतना, और जी प्लस ए, जी वैल्यू मान लो 10 ले लिए और ए हमारा 2 है, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, ये हो गया 12, और 12 इंटू हमारा ये हो गया, तो कितना हो गया, इसको किलो न्यूटन में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये खत्म हो गया, तो कितना आ गया आपका 120 किलो न्यूटन, तो आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लिखा हुआ है ए मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट which is moving upward with a uniform speed of 10 meter per second. The reading on the scale is, तो a man of mass 60 किलोग्राम है, stands on a weighing scale, weighing scale पे ये है इसका 60 किलोग्राम है, बोल रहा है कि which is moving up with a uniform speed, यानी स्पीड इसका जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी एक्सेलरेशन क्या है हमारा जीरो है ना, लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है जीरो है, तो मूविंग अप विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ टाइम, द रीडिंग ऑन द स्केल इज, कुछ नहीं, देखो एक्सेलरेशन अगर नहीं है
तो अब इसका एफबीडी अगर बनाओगे बच्चा, तो एक उस पे नॉर्मल लग रहा है और इसका नीचे क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 है, तो नॉर्मल और एमजी क्या है हमारा, बराबर है। तो नॉर्मल एक्चुअल में समझो, जो वेइंग मशीन जो स्केल मेजरमेंट करता है ना, वो एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन को मेजरमेंट करता है, इसको मेजरमेंट करता है। तो हमेशा ना नॉर्मल निकाल लिया करो। जैसे मान लो ऊपर एक्सेलरेशन ए होता, क्या होता, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ए होता, तो आप लिखते नॉर्मल इक्वल टू एम जी प्लस एम ए होता, क्योंकि उस पर नेट फोर्स लिखते हैं एन माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ए आ जाता क्योंकि वो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो एन इक्वल टू एम जी प्लस एम ए होता। तो नॉर्मल को ही मेजरमेंट करता है तुम्हारा वेइंग मशीन, क्योंकि आप उसी पे खड़े होते हो, तो आप उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे होते हो, वेइंग मशीन आप पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होता है। तो वो एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन को मेजरमेंट करता है। तो इस केस में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है, तो नॉर्मल हो गया आपका mg, और mg है तो 60 kg है, और g आपका 600 हो गया, तो 600 न्यूटन बोलो या 60 किलोग्राम वेट बोलो, है ना, तो 60 किलोग्राम वेट ही होगा। क्लियर है, एक्सेलरेशन है नहीं तो कोई चेंज नहीं होगा। चलिए 20, इसने कहा टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक ए रिजिड बॉल with same speed as shown in the figure. The ratio of magnitude of impulse imparted to the balls by the ball. तो आपको पता है कि जो F होता है वो होता है आपका डेल्टा P बाय डेल्टा T, न्यूटन सेकेंड लॉ, और F डेल्टा T ही इम्पल्स कहलाता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये चीज जो है ये आपका क्या है, इम्पल्स है, और इम्पल्स से हमें समझ में आया कि ये चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो पहले वाले केस में अगर हम चेंज इन मोमेंटम देखें तो चेंज इन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो एम भी वेक्टर माइनस यू वेक्टर करना है हमको, क्योंकि एम भी माइनस एम यू एम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा, देख सकते हो ये हो गया आपका यू माइनस आई कैप करेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे, यू माइनस आई कैप, फिर माइनस ये करेंगे यू आई कैप, तो ये दोनों अब ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2mu आई कैप। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें चेंज मतलब इम्पल्स का पहला वाला केस में, तो इम्पल्स आया हमारा 2mu। क्लियर है। अच्छा, अब दूसरे केस में देखो, यहाँ पे गौर करो, तो मैं इस u को ना दो ब्रेक कर लेता हूँ, इधर आ जाएगा हमारा u cos 30 और एक नीचे आ जाएगा u sin 30। ये इधर इसको रिजॉल्व करना है, तो ये इधर आ जाएगा हमारा u cos 30 और नीचे आ जाएगा u sin 30। अब मैं अलग अलग कर लेता हूँ, चेंज इन मोमेंटम हम y एक्सिस में अगर करते हैं तो ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, जब माइनस करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल आपका आ गया यहाँ पे u sin 30 और इनिशियल हो गया u sin 30, दोनों एक ही डायरेक्शन में और सेम वैल्यू है, तो जब माइनस करेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोमेंटम कौन जुड़ेगा, u cos 30 वाला, u cos जब करेंगे तो इसको u cos 30, पहले देखो आई कैप है और ये है u cos 30 माइनस आई कैप, तो जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है ना, चेंज निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 2u cos 30 डिग्री, ये आ जाएगा। अब जब दोनों को, ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी, मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा यहाँ पे, है ना। बोला है कि उसका आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से हम 2mu से मल्टीप्लाई किसको कर दें, 2mu cos 30, 2mu ने 2mu को उड़ा दिया, 1/cos 30, और cos 30 कितना होता है तुम्हारा √3/2, तो कितना आंसर हो गया 2/√3, तो कौन सा ऑप्शन हो गया 1। क्लियर है। चलिए, टाइम प्लॉट फॉर ए बॉडी शोन इन द फिगर, द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडीज, तो फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको पता है कि फोर्स और चेंज इन मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस का बात करो तो dp/dt होता है। इसको एफ डी टी इक्वल टू, क्योंकि हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए इधर लेके जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन, इसको इनिशियल टू फाइनल करेंगे तो ये डेल्टा पी आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डी टी आ जाएगा। और इंटीग्रेशन हमेशा क्या देता है, हमें एरिया देता है, तो हमें यहाँ तो दिख रहा है भैया एफ फोर्स और टाइम दिया हुआ है ना, तो इसका एरिया निकाल लेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा डायरेक्ट। तो एरिया क्या लिखेंगे, हाफ इसका पैरेलल साइड का सम करेंगे तो 60 प्लस कितना आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये वाला 40 है, तो 60 प्लस 40 आ गया, ठीक है। और ये आपका 60
प्लस 40 जो है वो टाइम वाला है, तो यानी मिली सेकेंड में है, तो मिली सेकेंड में है, अगर उसको हमको सेकेंड में करना है तो -3 हो गया, इंटू हाइट, हाइट हमारा कितना है 10 किलो न्यूटन, तो 10 किलो को क्यूब में कर दिया, मतलब न्यूटन में कर दिया, तो 10 क्यूब और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया क्या हाफ, 60 प्लस 40 कितना हो गया 100 इंटू 10, ये हो गया 5, तो 500 हो गया, तो 500 न्यूटन सेकेंड हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मिला कि मशीन गन है फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकेंड इच विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितना बुलेट छोड़ रहा है ये 10 बुलेट्स, यानी n नंबर ऑफ बुलेट, यानी नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड, यानी n बाई टी का वैल्यू दिया हुआ है 10 बुलेट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड यानी n बाई टी का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा स्पीड दिया हुआ है हमारा 200 मीटर पर सेकेंड, बोला इफ द मास ऑफ ईच बुलेट इज 20 ग्राम, यानी स्मॉल m मास भी दिया हुआ है हमारा 20 ग्राम, बोला द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द गन स्टेशनरी। तो बात को समझो बच्चा कि जितना, पहली बात समझो, जितना गन बुलेट पे फोर्स लगाएगा क्या उतना ही बुलेट जो है गन पे फोर्स लगाएगा, बोला हाँ, तो फोर्स बुलेट पे कितना लगा 10 नंबर ऑफ बुलेट्स जो है आपका निकला है, तो आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, इनिशियल मोमेंटम तो 0 था। अच्छा कितना बुलेट निकला है 10 नंबर ऑफ बुलेट, तो एक बुलेट में मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है मास इनटू वेलोसिटी, ये 200 है, लेकिन कितना बुलेट निकला है 200 बुलेट, सॉरी 10 बुलेट्स निकला है एक सेकंड में, 10 बुलेट्स निकला है एन सेकंड में, तो मैं मान लेता हूं कि पर सेकंड बोला गया क्वेश्चन में, है ना, पर सेकंड, तो एक सेकंड में आप देख सकते हो कि कितना बुलेट निकला है 10 बुलेट्स, तो यहाँ डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में कितना एन नंबर ऑफ बुलेट कितना है 10, तो मोमेंटम कितना चेंज हो जाएगा एक बुलेट में एम हो जाएगा, तो टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड रख देंगे तो यहाँ पे 10 में से कितना हो जाएगा 10 एम भी हो जाएगा, तो क्या यही फोर्स आ गया, ये फोर्स कितना आया, ये टोटल फोर्स आया हमारा बुलेट पर, क्या उतना ही फोर्स गन पे लगेगा, हाँ, तो गन पे अगर उतना ही फोर्स लगा है बुलेट की वजह से फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ, क्या उसको स्टेशनरी करने के लिए हमें उसको रोकने के लिए उतना ही अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ, यानी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 10 एम भी। अच्छा 10 मास ऑफ द बुलेट कितना है हमारा 20 ग्राम है, यानी इतना हम डिवाइड बाय 1000 कर दिए, और वेलोसिटी हमारा कितना है 200, कितना है 200, तो ये हमारा 0 0 ने 0 0 खा गया, 10 दूना 20 दूनी 40, यानी कितना आ गया 40 न्यूटन का फोर्स लगा, यानी हमको कितना फोर्स चाहिए 40 न्यूटन हो गया। ठीक है चलिए अपर एंड of a spring is attached to roof and a block of mass 2 किलोग्राम is attached at its lower end, यानी सिंपल है, वो बोल रहा है कि ऐसे करके आप लटका दीजिए और ये आपका 2 किलोग्राम है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज 2 मिलीमीटर, एक्सटेंशन जो है वो आपका हो गया 2 मिलीमीटर, ठीक है, ऑन अर्थ, यानी ये अर्थ पे बात हो रहा है, ठीक है ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर इतना एक्सटेंशन हो रहा है दैट मीन्स के एक्स इक्वल टू एम जी है, सिंपल है ना, फिर फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग ऑन अनदर प्लेनेट वेयर जी इक्वल टू इतना है, तो भैया वहां पे अगर होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो तो फिक्स है ना, अगर आप दूसरे प्लेनेट पे जाओगे तो क्या चेंज हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे x1 मान लेते हैं अर्थ पे, यहाँ पे आपको x2 मान लेते हैं, तो के x2 इक्वल टू क्या होगा m, और इसका नीचे वेट कितना हो जाएगा एम जी, और जी यहाँ पे कितना है भैया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है अनदर प्लेट पे, इसको जी डैश मान लेते हैं, तो के एक्स टू इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू 4, और के एक्स वन हो जाएगा आपका एम इंटू जी हो गया, यहाँ पे हम 10 मान रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पहला पूछा गया है कि जो अपर एंड ऑफ द इतना रूप ब्लॉक 2 किलोग्राम मास हमारा अटैच था एट इट्स लोअर एंड, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज 2 मिलीमीटर ऑन द अर्थ, यानी आपको किस पे दिया हुआ था x1 का वैल्यू दिया हुआ था, तो हम डायरेक्ट रख लेते हैं ये 2 मिलीमीटर है और ये m इंटू 10 है, अब डिवाइड कर देते हैं अगर, तो के खत्म हो गया तो ये हो गया x2 बाय 2
और ये मल्ट खत्म हो गया तो ये हो गया 4/10, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो यहाँ से हमारा x2 हो गया 4/5 मिलीमीटर। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ये 4/5 मिलीमीटर। इसमें कुछ नहीं है, बस चेंज कर दिया इसने, अलग में चला गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो गया बस। चलिए नेक्स्ट बोला गया है कि the ratio of weight of a man in a stationary lift and a lift accelerating downwards with a uniform acceleration is 5:2. The ratio of weight of a man in a stationary lift, अगर स्टेशनरी लिफ्ट है तो आपको पता है कि वेइंग मशीन जो नापता है वो नॉर्मल नापता है, जस्ट बताए थे पहले। तो N1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा लिफ्ट में, mg हो जाएगा। और जब ये एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तो अब जो होगा बच्चा कि उस पे जो आदमी पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जो वेइंग मशीन लगाएगा ऊपर, और mg इधर, और एक्सेलरेट इधर कर रहा है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं mg माइनस n2, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है तो नेट फोर्स नीचे लगेगा, दैट इज इक्वल टू मास इंटू ए। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि n2 इक्वल टू mg माइनस ma। क्लियर है? उसने कहा है कि विथ यूनिफॉर्म मोशन इतना, तो N1 ये रीड करेगा आपका वेइंग मशीन, और N2 बाद में ये करेगा। तो बोला है क्या कि दोनों का जो वेइंग मशीन जो रीड कर रहा है वो 5:2 है, यानी N1/N2 जो है दैट मीन्स N1 आपका mg हो गया, दैट इज mg माइनस ma, और N1/N2 दिया हुआ है 5/2, मास को कॉमन ले लो उड़ा दो, ये आ गया आपका g माइनस ए, और इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5g माइनस 5a इक्वल टू 2g। तो ये आ जाएगा आपका 5a उधर चला गया, ये इधर चला गया तो कितना हो गया 3g आ गया, और ये आपका हो गया 3g/5। तो आंसर क्या हो गया 3g/5 आ गया। हमेशा याद रखो वेइंग मशीन जो मेजरमेंट करता है आपका वो नॉर्मल रिएक्शन करता है जो आप खड़े होते हो वेइंग मशीन पे, ठीक। चलिए 25 देखिए, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड मिनिमम फोर्स टू बी अप्लाइड पैरेलल टू द inclined plane to move the block down the inclined plane, है ना। तो अभी अगर गौर करो तो उसने क्या बोला पहले समझो। उसने कहा है कि एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, अब उसका टेंडेंसी समझो, फाइंड द मिनिमम फोर्स और पैरेलल फोर्स आपको लगाना है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, यानी ऐसा, है ना, कि टू मूव द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन प्लेन। डाउन द इंक्लाइन मतलब आपको ऐसे चलाना है, मतलब नीचे की तरफ उसको, नीचे तो मान लो ऐसे रखा हुआ है, कहने का उसका मतलब है ऐसे रखा हुआ है और इस ब्लॉक को आपको नीचे चलाना है। ऐसे नहीं चल रहा है मतलब क्या, कि जो ऊपर मतलब नहीं चल रहा है, मतलब ये मान लो पहले एफ मत लगाओ, पहले एफ मत लगाइए, तो इस पे नीचे कितना है 37 है, तो नीचे फोर्स कितना लग रहा है आपका, एक इसका वेट लग रहा है, यहाँ पे mg ऐसे लग रहा है, तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg cos 37, इधर आ जाएगा mg sin 37, और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हो जाएगा, समझे, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि mg sin 37 को फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है, इसलिए नहीं चल रहा है, इसलिए हमको एक धक्का उसको देना पड़ रहा है, नीचे की तरफ बोला गया है कितना धक्का देते हैं कि ये चल जाए। तो भैया जब F फोर्स नीचे लगाएंगे तो F प्लस mg sin 37, मतलब जस्ट हमको चलाना है, जस्ट एक्सेलरेट नहीं करना है, बस जस्ट चलाना है, जस्ट। तो F प्लस mg sin का जो नीचे लग रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन के, और ये फ्रिक्शन जस्ट जब चल जाएगा, जस्ट चलने का मतलब फ्रिक्शन तुम्हारा बन गया लिमिटिंग। क्या बन गया, लिमिटिंग मतलब जस्ट मूव कर जाना, और लिमिटिंग का वैल्यू होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल। बस, तो अभी क्या करना है आपको, F का वैल्यू क्या हो जाएगा म्यू एस इंटू नॉर्मल माइनस mg साइन 37। अच्छा म्यू एस कितना है 0.8, अच्छा नॉर्मल तुम देखो तो ये नॉर्मल है, और mg cos 37 इधर है, तो mg cos 37 माइनस mg sin 37। अब ये आ गया 0 पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे 8, मास यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया है 10, तो 10 ले लेंगे, g हो गया 10, और साइन cos 37 होता है हमारा 4/5, फिर यहाँ भी हो जाएगा 10 इंटू 10 साइन 37 हो गया हमारा 3/5, ठीक। तो ये पॉइंट हट गया, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 4 दूनी 8, और ये 8 64,
अब माइनस ये हो गया 64 माइनस, अब यहाँ से करो ये कितना आ गया 5 दूनी 10, तो 10 दूना 20 दिया 60, यानी 64 माइनस 60 कितना हो गया 4 न्यूटन आ गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा 4 न्यूटन। चलिए 26 में क्या बोला गया है आपको कि फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, यानी ये फोर्स जो है वो ऐसे लगा रहा है, अब फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तो पहले सबसे पहले तो एफबीडी बना लेंगे भैया हम, तुरंत 5 kg का तुरंत स्कैन हो जाएगा। इधर हो गया आपका 500 न्यूटन और इधर हो जाएगा नॉर्मल, है ना। तो अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो नॉर्मल जो है वो 500 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है, मतलब इस तरह हॉरिजॉन्टली, है ना, वो चिपका हुआ है, तो नॉर्मल बैलेंस है 500 न्यूटन का। इसका वेट किधर लग रहा है बच्चा, नीचे लग रहा है, कितना mg, और m 5 है तो 5 इंटू जी, तो ये mg का वैल्यू कितना हो गया आपका 10 पचे 50, 50 न्यूटन। अच्छा, इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर। अच्छा, फ्रिक्शन का टेंडेंसी हमेशा क्या होता है बॉडी को रोकने का, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू कितना है 0.2, पहले ये चेक कर लेते हैं, इसे क्या कर लेते हैं हम चेक की बॉडी चलेगा कि नहीं चलेगा, तो 0.2 और नॉर्मल का वैल्यू यहाँ से कितना आया हमारा 500, तो पॉइंट ने पॉइंट को उड़ा दिया, 50 दूनी 100, 100 न्यूटन का फ्रिक्शन लग सकता है इसको रोकने के लिए। लेकिन नीचे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 50 न्यूटन, पीछे नीचे समझो, नीचे जो इसको नीचे लेके जाना चाह रहा है बॉडी को, मतलब बॉडी को स्लाइड कराना चाह रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो है हमारा 50 न्यूटन। फ्रिक्शन इस पे मैक्सिमम इसको रोक सकता है 100 न्यूटन तक, तो 85 न्यूटन लग रहा है, तो फ्रिक्शन कितना चाहिए उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन को 50 न्यूटन, तो फ्रिक्शन अपने आप को तुरंत एडजस्ट कर लेगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल होता है, तो क्या बन जाएगा वो 50 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना हो गया 50 न्यूटन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बोला है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg मास वेज इज स्मूथ एंड फिक्स। तो 10 kg का वेज इज स्मूथ एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg मास, ये 10 kg है। पहले तो बात ये समझो बच्चा कि जितना ये नीचे जाएगा ये उसके साथ उतना ही ऊपर जाएगा, क्योंकि जितना ही डिस्टेंस ये नीचे आएगा उतना ही डिस्टेंस ये ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है, एक साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले इसको मैं शॉर्टकट में क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट हम इस पे एक पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं, पूरे को क्या मान लेते हैं सिस्टम मान लिया, उसको हम सीधा बाद में ऐसे कर देंगे, सीधा कर देंगे, है ना। दोनों को एक ही, जब एक ही साथ अगर एक ही एक्सेलरेशन से चल रहा है तो दोनों को हम एक ही सिस्टम मान लेंगे, और इस पे नीचे फोर्स कितना लग जाएगा, ये 53 डिग्री एंगल है तो इसके अनुसार होगा यहाँ पे mg साइन 53 डिग्री, और इस पे एक नीचे फोर्स लगेगा। बात समझ रहे हो ना, इसे करते हैं ना, ऐसे करके mg नीचे, इसको ऐसे, ये 37, तो इसको ऐसे करके और ऐसे रिजॉल्व कर दिया, और इसके नीचे ऐसे चला गया कितना mg साइन 37। जब सीधा करेंगे तो तुमको दिख रहा होगा कि इधर एक ये वाला फोर्स दिखेगा ग्रेविटेशनल, और ये जब सिस्टम माने हैं तो उसका टेंशन भी सिस्टम का ही पार्ट है, तो आपस में एक दूसरे को इंटरनल फोर्स है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें उससे काउंट नहीं करना है क्योंकि हम पूरे सिस्टम को एक मान के चल रहे हैं जो कि ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ लगा रहा है ना, वो ये सिस्टम का पार्ट नहीं है अर्थ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mg साइन 53 है तो ये हो जाएगा 4/5, और इधर जो है mg साइन 37 है तो साइन 37 हो जाएगा मेरा बच्चा 3/5, है ना। तो 4/5 ज्यादा है तो एक्सलेट इधर करेगा, तो नेट फोर्स कितना लगेगा 4/5 माइनस 3/5, है ना, mg, दैट इज इक्वल टू टोटल मास लिखेंगे। एक सेकंड बच्चा, मास अलग अलग है ना, ये 10 है, इसको m1 ले लो बच्चा, m1 और ये m2। क्लियर है। तो इसका वैल्यू हम लिख देते हैं, तो m1 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे m1 है आपका 10 kg, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 4/5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10 दूना 20 चौक 10 दूना 20 और 20 चौके 80 न्यूटन, और ये हो जाएगा मेरा कितना m2 हो गया 5 इंटू जी 10 और 3/5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 10 दिया 15 दूना 30, ये हो जाएगा हमारा 30 न्यूटन। तो कितना फोर्स लग गया, नेट फोर्स हो गया इधर 80 माइनस 30 डिवाइड बाय टोटल मास सिस्टम का कितना हो गया 10 प्लस 5 15, ये हो गया मेरा 50 60 70 80, यानी 50/15, है ना। तो कितना हो गया 15 तिया
45 3.33, यानी ऑप्शन हो गया 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में बोला गया है कि भैया एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विल बी, क्या होगा इस दोनों का ब्लॉक। तो बात को समझो बच्चा, इधर कितना लग रहा है, फिर से वही बात, इधर कितना लग रहा है हमारा 100 न्यूटन, कितना लग रहा है 100 न्यूटन। इसको अगर मैं सीधा कर लूं तो ये ब्लॉक इस तरह से आ जाएगा, बात समझना, ये आ जाएगा हमारा 20 और ये आ जाएगा 10 kg, तो इस पे इधर फोर्स लग रहा है कितना 100 न्यूटन। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो लटका हुआ है ना, तो फ्रिक्शन तो बस इस पे है, तो मैं इसको एक हमेशा एक कहीं, क्योंकि देखो एक बार समझो, जितना एक्सेलरेशन से ये इधर जाएगा उतना एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ेगा, तो एक कहीं अगर एक्सेलरेशन से कोई बॉडी जाए ना तो उसको एक कहीं बॉडी सिस्टम मान लो और उसको सीधा कर दो, बात समझे। तो इस 20 पे तुम देखो तो सीधा करने मतलब है अलोंग द मोशन, उसका कौन सा फोर्स है ना वो देखते हैं। तो क्या इसके अलोंग कोई भी, इस लाइन के अलोंग कोई भी 20 न्यूटन का 20 पे कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। इस पे तो ऐसे और ऐसे लग रहा है ना, इस पे तो नहीं लग रहा है अलोंग, नहीं, तो सिर्फ 100 न्यूटन लग रहा है। बोला हाँ। तो अभी यहाँ पे कितना है हमारा 0.5 है, तो ये मैं तो पूरा एक सिस्टम मान के चल रहा हूँ, पूरा क्या मान के चल रहा हूँ, सिस्टम मान के चल रहा हूँ। अगर पूरा एक सिस्टम है तो पीछे कितना लगेगा हमारा, पीछे हमारा है 0.5, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 0.5, और नॉर्मल बस यहीं पे है ना, तो 0.5 इंटू नॉर्मल इक्वल टू यहाँ हो जाएगा हमारा mg, और mg हो जाएगा 200, ये खत्म 20 पंचे 100, यानी कि 100 न्यूटन। अरे मतलब जस्ट स्लाइड कर जाएगा, जस्ट बॉडी क्या हो जाएगा, क्योंकि 100 न्यूटन इसको चाहिए रोकने के लिए पूरे सिस्टम को, और इसके पास 100 न्यूटन है, मतलब एक्सेलरेट नहीं करेगा, है ना, मतलब लिमिटिंग लग गया ना, ये लिमिटिंग हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया हमारा 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, अच्छा इसको दूसरे तरीका और भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, जैसे मान तुम देखो ये बच्चा कोई क्या करता है, ऐसे कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, हम क्या मान सकते हैं ना, तुम एक और तरीका है कि आप क्या करो ना, पूरे सिस्टम को मान लो कि अगर मान लो कि ये फ्रिक्शन नहीं होता, मान लो अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सिस्टम चलता किधर, नीचे चलता, ऐसे चलता, तो पहले उसको ना नीचे चलता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो किधर चलता, इधर चलता, तो तुम उधर ना फ्रिक्शन अब फ्रिक्शन है तो जिधर फ्रिक्शन नहीं होता तो जिधर चलता ना उधर ही चला दो उसको, फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लो, क्या निकाल लो, एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, समझो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, नीचे लगेगा आपका 100 माइनस टी, ये हो गया बेसिक से बता रहे हैं 10 इंटू ए हो गया, 20 पे क्या लगेगा, आगे लगेगा टी, और पीछे लगेगा, अगर अगर चल रहा है तो काइनेटिक लगेगा, और वो लगेगा कितना 0.5, और नॉर्मल हो जाएगा हमारा 200 इक्वल टू 20, और सेमी एक्सेशन होगा 20 और 10 का, तो 20 इंटू है। बोला हाँ सर, अब ये प्लस प्लस कर दिए, ऐड कर दिए, ये पॉइंट हो गया 20 पंचे 100, 100 माइनस 100 कितना हो गया 0, और 20 और 10 कितना हो गया 30, ए हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया 0, अरे चला ही नहीं, बॉडी चला ही नहीं, ए 0 आ गया। अच्छा बच्चा और कहेगा देखो कभी कभी क्या होगा, जब ऐसे मतलब बेसिक से करोगे तो मान लो एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव आ जाता, तो इसका मतलब तुमने जो माना है डायरेक्शन ए का वो नहीं है, उसका उल्टा है। अब तुम्हारा तुम समझो, अगर यहाँ एक्सेलरेशन नहीं होता, अगर मान लो एक्सेलरेशन नहीं होता तो इधर ही चलता, ऐसे ही चलता, नीचे चलता, निगेटिव आने का मतलब है ऊपर चलना, तो फ्रिक्शन कभी बॉडी को चलाएगा क्या, ऊपर कैसे चल जाएगा, मतलब फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो हमेशा चाहता है अपोज को रोकता है, तो ऊपर जाने का मतलब है कि फ्रिक्शन को खींच के ऊपर लेके जा रहा है, जो कि गलत है। तो हमेशा क्या करो, अगर मतलब ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा तरीका ये है कि आप फ्रिक्शन को हटा दो और देखो अगर वो नहीं रहे तो बॉडी किधर चलेगी, उधर ही चला करके फ्रिक्शन विक्शन सब निकाल लो, एक्सेलरेशन निकाल लो। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब जो तुमने किया सही है, मतलब बॉडी चल रही है और काइनेटिक फ्रिक्शन है उसके बीच में, है ना, और जो फ्रिक्शन आया सब कुछ सही है ना। लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए तो तुमको ये समझना है कि फ्रिक्शन तो चला नहीं सकता है, फ्रिक्शन अगर नहीं चला सकता है तो इसका मतलब उस दोनों बॉडी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक है। कैसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक है। तो तुमको क्या करना है, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा तुमको स्टैटिक मान करके, और सबको बैलेंस कर देना है, सिंपल, तो निकल जाएगा वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन निकल जाएगा, काइनेटिक हटा देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ए मैन इज क्लाइंबिंग अप
the string with an acceleration of 5 meter per second square shown in the figure. Find the tension in the string. तो इसको अभी एफडी बना लीजिए। सबसे पहले क्या करिए आप, एफडी बनाइए। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक आदमी है, अगर आदमी ऊपर चल रहा है, पहली बात तो इसका वेट नीचे लग रहा है 15 किलोग्राम यानी 150 न्यूटन का नीचे लग रहा है। अगर ये ऊपर चल रहा है तो वो स्ट्रिंग को ये नीचे खींच रहा है, स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है। तो एक्शन एंड रिएक्शन, जब वो स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा तो स्ट्रिंग जो है आदमी को किधर खींचेगा, ऊपर पुल करेगा टी टेंशन से। यहाँ पे मान लेते हैं स्ट्रिंग का टेंशन कितना है, टी। तो टी से अगर नीचे खींचा आदमी तो स्ट्रिंग आदमी को ऊपर खींचेगा टी से, तो टी हो गया। क्लियर है। और एक्सेलरेशन का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है क्योंकि ऊपर चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या इसका एफबीडी बना के लिख सकते हैं, टी माइनस 150 वेट हो गया, 15 हो गया, इंटू एक्सेलरेशन 5 हो गया। तो यहाँ से टेंशन का वैल्यू कितना हो गया हमारा, ये हो गया मेरा 75 और 150 कितना हो गया, ये 200 और 225। तो टेंशन आ गया हमारा 225 न्यूटन। क्लियर है। चलिए, इसमें बोला कि इन द गिवन फिगर व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। पहली बात समझो, स्प्रिंग बैलेंस जहां भी हो समझो कि वो एक टेंशन की तरह है, यानी एक्चुअल में kx, और वो स्ट्रिंग है ना, इसको टी मान लेते हैं। अगर ये पूरा स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों मासलेस है तो ये पूरा हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम होगा, यानी तुमको टेंशन निकालना है। समझ रहे हो ना। तो जो समझ रहे हो, तो ये पूरा स्ट्रिंग जो है स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है, स्ट्रिंग स्प्रिंग, तो हर जगह फोर्स सेम होगा क्योंकि स्प्रिंग भी मासलेस है, टेंशन भी मासलेस है, मतलब स्ट्रिंग भी मासलेस है। तो तुमको एक्चुअल में टेंशन निकालना है। तो अब उसने खुद बोला है कि यहाँ पे देखो ये 1 kg है, इधर भी 1 kg दिया, तो पूरा सिस्टम तो चलने वाला नहीं है। इधर भी 10, इधर भी 10 लग रहा है बच्चा, और इधर भी 10 लग रहा है, तो सिस्टम तो नहीं चलेगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, 1 kg पे अगर तुम देखो अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो ऊपर टी और नीचे 10 न्यूटन। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो टी हमारा 10 न्यूटन के बराबर होगा और यही बैलेंस करेगा, तो 10 न्यूटन हो जाएगा। अगर आप 31 में देखें बच्चा, तो द एंड्स P एंड Q, ये P और Q दिया हुआ है, ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड U, पुलीज A एंड B मूव डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड U, यानी ये U स्पीड से इधर जा रहा है और U स्पीड से ये इधर जा रहा है बच्चा। और पुलिस A एंड B आर फिक्स है, मास M जो है कैपिटल M मूव्स अपवर्ड विथ ए स्पीड कितना होगा, ये बोला गया क्वेश्चन में। तो बात ये समझो कि अगर ये स्ट्रिंग का ये पार्ट नीचे जा रहा है ना U, ठीक है, तो हर पार्ट जो है यहाँ पे ये U जा रहा है। बात समझो, फिर ये वाला जो तुम मास देख रहे हो ना ब्लॉक का, ये डायरेक्ट अटैच है ब्लॉक इस स्ट्रिंग के पार्ट का, ये वाला जो स्ट्रिंग पार्ट है ना उससे अटैच है। तो मैं मान लेता हूँ कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है v स्पीड से, मान लेता हूँ कि v से जा रहा है, तो ये स्ट्रिंग का ये पॉइंट जो मैं पॉइंट बनाया हूँ इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है v से, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट है ब्लॉक के साथ। बोला हाँ सर। और अगर ये पॉइंट रिजल्टेंट इसका वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है, तो एक चीज तुम पहले समझो कि स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, ये स्पीड इसका u1 है और स्ट्रिंग का ये पॉइंट का वेलोसिटी u2 है। अगर u1 ग्रेटर हो गया मान लो u2, यानी कि ये जो वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग एंड वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, अगर इस दोनों पॉइंट का वेलोसिटी अलग हो गया, मतलब u1 और u2 बराबर नहीं रहा, तो क्या क्या होगा। अगर u1 ग्रेटर u2 हो गया तो ये ज्यादा फास्ट भाग जाएगा, ये पीछे पड़ जाएगा, तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। स्ट्रिंग क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और मान लो इधर इधर है ना, अगर आपका u2 पड़ गया कम और u1 हो गया आपका सॉरी u2 हो गया ज्यादा, यानी ये इसको ज्यादा जोर से चल रहा है और ये धीरे से चल रहा है, तो स्ट्रिंग ढीला पड़ जाएगा, है ना। जबकि इस पूरे स्ट्रिंग में ये दोनों चीज नहीं हो रहा है, टेंशन है, समझे। ये अगर हो गया एक पे टूट ही जाएगा, तो टेंशन स्ट्रिंग ही नहीं रहा तो फिर क्या फायदा, तो मूव कौन करेगा। तो ये दोनों केस नहीं है, मतलब मेंटेन करने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, अगर स्ट्रिंग को ना तो सिलेक्ट करना है और ना तो उसको टूटना है, तो u1 इक्वल टू u2 होना पड़ेगा। दैट मीन्स कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, दैट मस्ट बी सेन अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग।
तो अभी समझो ये ब्लॉक जब ऊपर v स्पीड से जाएगा तो ये वाला भी पॉइंट जो है ऊपर जाएगा v स्पीड से, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट है स्ट्रिंग से। तो इसका जो v का जो एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द स्ट्रिंग वो आएगा हमारा v cos थीटा। और हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये अगर q पॉइंट u स्पीड से नीचे जा रहा है तो स्ट्रिंग का हर पॉइंट u स्पीड से मूव करना चाहिए। अगर अलोंग द स्ट्रिंग हर पॉइंट का स्पीड u नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब ये v cos थीटा जो मैंने लिखा है उसको कंपोनेंट लेकर के, है ना, ये जो v का कंपोनेंट लिया है तुम्हारा, क्योंकि v रिजल्टेंट है, क्योंकि रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है, उसका जो कंपोनेंट हम अलोंग द स्ट्रिंग लिए, हमें पता है अलोंग द स्ट्रिंग हर पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ से सेम होना चाहिए, और यहाँ पे u से जा रहा है तो u के बराबर कर देंगे, और v हमारा क्या हो जाएगा, u बाय cos थीटा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, u बाय cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है? चलिए 32 इसमें बोला है 2 persons आर होल्डिंग ए लाइट रोप टाइटली एट इट्स एंड, यानी कि इसको इस तरह से टाइटली एंड करके रखा है, हॉरिजॉन्टली इस तरह से, है ना, खींच के रखा है। बोला 15 किलोग्राम वेट इज अटैच टू द रोप एट द मिड पॉइंट, यानी इसके बीच में एक 15 किलोग्राम का वेट लगा दिया है। फिर बोला है क्या कि नाउ नो लॉन्गर रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, अब तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग इस तरह से नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे कितना फोर्स लग जाएगा, 150 न्यूटन नीचे लग जाएगा। और ये बीच में किया गया है एकदम मिड, ये मिड पॉइंट है, जब यहाँ पे वेट दे देगा तो ये नीचे चला जाएगा, अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा। क्लियर है? तो बोला था मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्ट्रेटन द रोप। अब कितना टेंशन रिक्वायर होगा, मतलब पहले तो ये स्ट्रेट करके रखा था, अब ये ऐसा हो गया, तो अब कितना स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा कि इसको हम स्ट्रेटन, है ना, रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्ट्रेटन द रोप। अब मैं इसको सीधा कर पाऊं, कितना और टेंशन का रिक्वायरमेंट है, स्ट्रिंग का कितना टेंशन हो जाएगा। तो बात समझो कि अगर मैं इधर बात करता हूँ T1 मान लेता हूँ एक बार, और इधर मान लेता हूँ T2, तो इधर आ जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टली हो जाएगा कितना, T1 साइन थीटा, और इधर जाएगा हमारा T2 का कंपोनेंट आ जाएगा इधर T2 साइन थीटा। हॉरिजॉन्टली मूव कर नहीं रहा है तो बैलेंस है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि T1 और T2 क्या होगा, बराबर होगा, है ना, यानी इसको मैं T मान लेता हूँ और ये भी हमारा T है। तो एक ऊपर जो कंपोनेंट जाएगा हमारा, है ना, इस टी का ऊपर हो जाएगा हमारा 2t cos थीटा, t cos थीटा इसका, और इसका भी t cos थीटा होता है, तो 2t cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, 150 को। ये हो जाएगा 2t cos थीटा दैट इज इक्वल टू 150। क्लियर है? तो टेंशन कितना हो जाएगा, 150 बाई 2 cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा 75 बाई cos थीटा। टेंशन मिनिमम बात किया है वो, टेंशन क्या किया है, मिनिमम, और उसको बोला गया स्ट्रेट कर देंगे, मतलब इसको सीधा कर देंगे। तो अभी समझो ये थीटा है आपका बच्चा, जब ये स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएगा, तो ये थीटा किसके साथ एंगल है, वर्टिकल के साथ, इसके साथ। जब ये स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएगा तो थीटा बिकम्स हाउ मच, थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, है ना। जब ये सीधा हो जाएगा बच्चा तो थीटा क्या बन जाएगा हमारा, 90 डिग्री। अगर स्ट्रिंग को हमें अब टेंशन बढ़ाना है हमको, तो वो सीधा करना है, सीधा करेंगे थीटा हो जाएगा 90, तो थीटा वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, 90 रख देंगे। 75 cos 90 cos 90 cos 0 1 होता है, cos 90 हमारा सॉरी cos 0 1 होता है, और cos 90 हमारा 0 होता है ना। ये हो गया 0, तो 75 बाई 0 कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ पे मतलब इनफाइनाइटली लार्ज हो गया, यानी टेंशन का वैल्यू इनफाइनाइटली लार्ज होना चाहिए। बात समझ में आया? मतलब तुम ये समझ सकते हो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बीच में अगर हम कोई मास रख दें, और इसका मीनिंग बताते हैं, सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या है, कि अगर इसका मतलब हुआ कि बीच में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दें और वो एकदम से सीधा हो जाए, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप बीच में रखते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं, एकदम से आप स्ट्रिंग को एकदम सीधा कर लोगे एकदम, और जो है ब्लॉक आपका लटका रहे बीच में, ऐसा नहीं पॉसिबल है। कहने का मतलब है, मतलब इन्फिनाइटली लार्ज टेंशन चाहिए, तो इन्फिनाइटली लार्ज टेंशन चाहिए तो वो टेंशन तुम जनरेट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप बीच में कोई भी यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखो और ये इस तरह का हो जाए। कहने का उसका मतलब यही है। ठीक।
अब गौर करो यहाँ पे, तो ये बोला है कि इफ द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी इज क्या होगा, तो ब्लॉक को आपको इक्विलिब्रियम करना है। तो यहाँ पे देखो पहली बात समझो कि ब्लॉक इज देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी स्ट्रिंग कहाँ गया भैया, ये रहा। तो बोला है कि ए बी स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो मैं इसका एबीडी बनाता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पे इधर फोर्स कितना लग रहा है एफ, इधर मैं मान लेता हूँ T1, और नीचे जो है ये तो इसका वेट ही है, तो नीचे लग रहा है mg। ये अगर थीटा है तो आपको दिख रहा है ये थीटा है, ये एंगल थीटा होगा। तो T1 का एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर T1 cos थीटा, इधर हो जाएगा हमारा T1 sin थीटा। क्लियर। अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि T1 cos थीटा इक्वल टू mg लिख सकते हैं, और T1 sin थीटा इक्वल टू f लिख सकते हैं। तो मुझे T1 चाहिए, तो T1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से T1 को लिख सकते हैं इस इक्वेशन से mg बाय cos थीटा, और अगर इस इक्वेशन से लिखें तो T1 इक्वल टू लिख सकते हैं f बाय sin थीटा। तो भैया mg के टर्म में तो आंसर ही नहीं है, तो आंसर किसके टर्म में है, f बाय sin थीटा। तो आंसर कौन सा मारेंगे, f बाय sin थीटा। खत्म। 34 देखते हैं, तो इन द सिस्टम शोन इन द फिगर द एक्सेलरेशन ऑफ द 1 किलोग्राम मास, यानी ये, एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बिटवीन ए एंड बी यानी यहाँ पे आपको टेंशन बताना है। क्लियर है। तो क्या मैं पूरा सिस्टम को एक ही मान लूं, है ना। तो इस पे देखो इधर लग रहा है कितना, 30 न्यूटन फोर्स, 1 केजी पे नीचे लग रहा है 10, और ये 3 केजी पे नीचे लग रहा है 30 न्यूटन। तो इस इधर वाले पूरे सिस्टम पे इधर 3 और 1 का इधर है 4 केजी इधर है, और इधर मेरा 3 केजी है। इधर कितना लग रहा है 30 न्यूटन, और इधर लग रहा है हमारा 40 न्यूटन। इसको मैंने बोला था एक ही एक्सेलरेशन से जाएगा, ये जितना से ऊपर जाएगा ये पूरा सिस्टम उतना से नीचे जाएगा। तो मैं एक मान लूँ, तो मैं इसको सीधा करके देखूं तो क्या लिखेंगे, 40 माइनस 30, है ना। पूरा सिस्टम एक ही एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो नेट फोर्स ये लगा डिवाइड बाय टोटल मास, 3 3 6 और 1 7, ये 7 हो गया। तो कितना हो गया 40 माइनस 30, ये हो गया हमारा 10, हाँ, बाई 7, यानी कि जी बाय 7। तो जी बाय 7 तो एक ही ऑप्शन में है ये, है ना। तो हमें टेंशन निकालने का जरूरत नहीं है। क्लियर है, क्योंकि यही है। अब टेंशन निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमसे पूछा गया ए बी के बीच में, ए और बी के बीच में हम क्या करेंगे, 1 केजी का एफबीडी बना लेंगे, और क्या। ऊपर लग रहा है हमारा टेंशन, नीचे लग रहा है हमारा 10 न्यूटन, और ये एक्सेलरेशन यहाँ पे जी बाय 7 है। तो नीचे जा रहा, बॉडी किधर जा रहा है, नीचे, तो ये हो जाएगा टेंशन ज्यादा फोर्स होगा माइनस टी इक्वल टू मास 1 इंटू जी बाय 7। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा टेंशन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 का वैल्यू जी रखें तो जी माइनस जी बाय 7, 7 हो गया, 7 जी 6 जी, तो 6 जी बाय 7, तो यही हो गया। क्लियर है, टेंशन हमारा 6 जी बाय 7 आ गया। चलिए नेक्स्ट। तो देखो 35 में क्या है कि इन द शोन फिगर द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज, तो जस्ट मैंने भी कहा था कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो हर पॉइंट का वेलोसिटी होना चाहिए अलोंग द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग जहां है उस स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी होना चाहिए हर पॉइंट का, वो सेम होना चाहिए। मान लो ये v1 है और ये v2 है, तो इसका नेट वेलोसिटी जो है स्ट्रिंग के अलोंग सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया तो स्ट्रिंग टूट जाएगा, ये आगे भाग जाएगा, और अगर ये ज्यादा हो गया ये कम रहा तो स्ट्रिंग ढीला हो जाएगा, स्लैक कर जाएगा। तो दोनों कंडीशन नहीं, स्ट्रिंग तो हमेशा टाइट रहना चाहिए। तो बात है देखो इस पॉइंट का, तुम देखो तो ये पॉइंट जो है स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो है ये पूरा स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, ऐसा ऐसा ऐसा, ये पूरा स्ट्रिंग है, ऐसा पूरा स्ट्रिंग। तो अगर ये स्ट्रिंग का ये पार्ट इधर भी से भाग रहा है तो अलोंग द स्ट्रिंग हमको मिल गया वेलोसिटी भी है ना, मतलब ऐसा स्ट्रिंग है ना, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कितना है भी है। लेकिन जब तुम इसको खींचोगे तो ब्लॉक तुम्हारा इस पॉइंट का, देखो ये ब्लॉक का ये स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग का पॉइंट है वो ब्लॉक के साथ अटैच है, ब्लॉक हमारा मूव करेगा इधर। तो मान लो इधर ब्लॉक मूव कर रहा है v1 स्पीड से, तो स्ट्रिंग का ये पॉइंट जो यहाँ ब्लॉक के साथ अटैच है वो इधर मूव करेगा v1 से, कितना से करेगा v1 से। तो इस ये जो स्ट्रिंग तुम यहाँ पे ये पॉइंट देख रहे हो ये एक्चुअल में इधर मूव कर रहा है v1 से, हमें तो वो कंपोनेंट इक्वल करना है जो स्ट्रिंग के अलोंग है। तो ये अगर आपका थीटा है बच्चा, तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो इस v1 का जो कंपोनेंट आएगा स्ट्रिंग के अलोंग वो आएगा v1 cos 90 माइनस थीटा, जो कि आ जाएगा
v1 साइन थीटा। तो अलोंग द कंपोनेंट जो इस पॉइंट का ब्लॉक के जो पॉइंट से अटैच है वो इस पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कितना है हमारा v1 साइन थीटा, और वो किसके बराबर होना चाहिए v के। अगर स्ट्रिंग को नहीं टूटना है ना तो स्लैग करना है, तो हमें तो पूछा गया है क्या, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज, यानी वेलोसिटी जो इधर जा रहा है मैंने v1 निकालना है, तो v1 क्या आ जाएगा हमारा v बाय साइन थीटा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया 2। क्लियर। चलिए 36 में मिला कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेज। ऑब्वियस है कि इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अगर पैरेलल है, अगर डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल डालते हैं तो के टाइम्स बढ़ जाता है। सही है। सेकेंड है द डाइलेक्ट्रिक मीडियम रिड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, यानी के टाइम्स घट जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन होता है ई इंटू डी, है ना। और ई हमारा टाइम्स घट गया के टाइम्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा घट गया, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा घट गया। तो ऑब्वियस है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर घट जाएगा तो Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो कैपेसिटेंस जो है हमारा, है ना, वो क्या होता है C इक्वल टू क्यू बाई भी होगा। अगर चार्ज सेम रहना है तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। दैट मीन्स की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, तो ऑप्शन 1। ठीक। 37। नेक्स्ट है मेटेलिक शील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए होलो शेल कैन बी बिल्ड टू ब्लॉक एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं मेटेलिक एक शील्ड बना दूं होलो का, तो तुम्हें पता है कि इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बाहर में जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो ये सही है ना, शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। दूसरा इन होलो स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक होलो स्फेरिकल चार्ज है, इसमें मान लो क्यू चार्ज है, तो अंदर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रहेगा। तो शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज जीरो एट एवरी पॉइंट, वो भी सही है, यानी ये होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए 38 में क्या करना है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो अभी देखो यहाँ पे क्यू चार्ज है, अब ये एक जो ये भी कंडक्टर है, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, मान के चल रहे हैं इंड्यूस्ड हुआ होगा Q1, है ना, ये ग्राउंड है ना, अर्थिंग मतलब पोटेंशियल जीरो, तो कुछ चार्ज तो ट्रांसफर हो गया होगा ग्राउंड में, तो कुछ मान लेते हैं यहाँ पे Q1 चार्ज, वो निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल ग्राउंड के साथ कनेक्ट है तो कितना है, जीरो। तो कैपिटल Q चार्ज की वजह से जो इस पॉइंट पे क्रॉस पे पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा के क्यू बाई 3R, है ना, और स्मॉल Q1 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू 1/3R, Q1 चार्ज की वजह से, तो जीरो हो गया, है ना। नेट पोटेंशियल यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्ट है तो अर्थिंग है ना, तो जीरो हो गया। तो यहाँ से जब इसको इधर लेके जाओगे तो ये Q1 इक्वल टू क्या हो गया, -Q, यानी ये अभी कैपेसिटर कैसा बन गया हमारा, ऐसा बन गया। मतलब आप जब इसको अर्थिंग कर दिए तो इस पे कैपिटल Q चार्ज आ गया और इस पे आपका -Q चार्ज आ गया, समझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ से कहाँ गया, Q से लेकर के -Q, ऐसा। तो आपको पता है कि ये आपका स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर बन गया, और इसका अंदर का रेडियस R1 है और बाहर का रेडियस R2 है। तो इसमें जो आप देखोगे कि इसका जो कैपेसिटेंस होता है, हम लोग डिराइव कर चुके हैं स्फेरिकल में, 4 पाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R1 माइनस R2। तो ये हो गया कैपेसिटेंस आपका, है ना। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 कितना हो गया, R1 हो गया यहाँ पे R2, 3 दूना 6, 6R स्क्वायर, और 3 में 2 गया R, तो R हो गया, ये कट गया, कितना हो गया 24 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया, ये कैपेसिटेंस आ गया। एनर्जी स्टोर क्या होता है, Q स्क्वायर बाई 2C प्लस Q माइनस Q, जो कि पैरेलल प्लेट में था, Q स्क्वायर बाई 2C, और कैपेसिटेंस कितना आ गया 24 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो 24 दूनी 48 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो यहाँ से ऑप्शन 4 आ गया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी तुमको बताते हैं, हालांकि थोड़ा सा वो लेंदी होगा लेकिन वो भी कर सकते हो तुम। जैसे मान लो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यहीं तक न स्टोर है, तो हमें पता है कि एनर्जी डेंसिटी जो होता है, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बदल रहा है। अगर आप अलग अलग गॉसियन सरफेस बनाओगे तो आर का, स्मॉल आर का वैल्यू बदल रहा है, लेकिन चार्ज तो क्यू है,
तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है हमारा वो है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, आर पे जा करके एक डी आर थिकनेस का इस तरह से स्फेयर कट कर लेंगे। आर पे जाकर के डी आर थिकनेस का ये स्फेरिकल सेल कट कर लेंगे, उसमें देखेंगे एनर्जी कितना है। तो डी आर थिकनेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम यही मान सकते हैं, तो इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा, और एनर्जी निकालेंगे तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वॉल्यूम यानी इस स्फेयर सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस डी आर। फिर इंटीग्रेट कर देंगे टोटल एनर्जी के लिए, तो अब तुम्हारा आ जाएगा। तुम्हारा मर्जी है कैसे करना हो। चलिए 39 बोला, इन द गिवन फिगर प्लेट एरिया इज ए एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, क्या होगा। तो देखो इसको क्यू एनर्जी दिया गया, इसको -7 क्यू। तो आपको पता है इस तरह के सिस्टम में जब एनर्जी दिया जाता है, इसको क्यू, इसको -7 क्यू, तो इसका जो एवरेज वैल्यू होता है यानी क्यू -7 क्यू डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा -6 क्यू डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा -3 क्यू। ये एवरेज वैल्यू जो है ये प्लेट के आउटर में चला जाएगा -3 क्यू, और इधर भी चला जाएगा -3 क्यू। अब इनर में तो आप निकाल ही सकते हो, ये क्यू है, ये -3 क्यू इधर चला गया, तो यहाँ पे आपका कितना होगा, ऑब्वियस है 4 क्यू होगा, क्योंकि 4 क्यू -3 क्यू ऐड करोगे तो ये क्यू आ जाएगा, है ना। और ये 4 क्यू होता है, तो इनर सरफेस पे दोनों चार्ज हमेशा बराबर होता है। अगर ये 4 क्यू है तो -क्यू मैच कर लो, -4 क्यू -3 क्यू -7 क्यू, सब कुछ सही है, ठीक है। तो अभी जो वोल्टेज इसके क्रॉस जनरेट होगा वो इनर प्लेट के सरफेस की वजह से, चार्ज की वजह से होगा, है ना। यानी आप जो Q इक्वल टू सी भी लिखते हो ना, वो चार्ज लेते हो जो हमारा अंदर का चार्ज है। क्लियर है। तो अगर मैं अब बात करूं यहाँ पे कि यहाँ पे उसने पूछा था एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होगा। तो अभी समझो कि मैं चार्ज यहाँ पे कौन सा लूंगा, 4Q लूंगा, दैट इज C इंटू भी, है ना। और ये आपका वोल्टेज आ जाएगा 4Q बाय सी। तो अगर मैं इसके क्रॉस या चार्ज को ही ले लेता हूँ, मतलब ये 4Q ले लेता हूँ डायरेक्ट, क्यू स्क्वायर बाय 2C भी कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 16Q स्क्वायर 4Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर बाय 2C, और C हमारा C है, तो ये कट गया, तो क्या आ गया हमारा 8Q स्क्वायर बाय C आ गया। तो आंसर कौन सा हो गया, ये। तो जब भी इस तरह का तुम्हारा प्लेट है और इसमें क्यू चार्ज दिया गया है, तो बात हमेशा याद रखो, 3-4 प्लेट जितना भी हो, आउटर जो प्लेट है इस पे 2-2 सरफेस है, 1-2 और इस पे 2। तो ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं गॉस लॉ को यूज करके कि आउटर सरफेस पे जो चार्ज आता है वो टोटल सम का आधा चल जाता है, और इनर सरफेस पे बांट लो कि इसको क्यू चार्ज दिया, कितना बचा उतना इनर पे चला जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि -3Q और -3Q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में जनरेट होगा नहीं, क्योंकि -3Q +1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स कुछ नहीं लगेगा 1 कूलम पे। तो इसके वजह से और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में नहीं आता है, सिर्फ इसके वजह से आता है। तो Q इक्वल टू CV में वो चार्ज Q लेते हैं जो हमारा इनर प्लेट पे हो, तो बस उसके हिसाब से हम एनर्जी स्टोर उसी की वजह से होगा, बस। 40 है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ ए रेजिस्टेंस, टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम टेकन इन विच एनी पैरामीटर चेंजेस बाय 63%। बोला कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम टेकन इन विच पैरामीटर चेंजेस बाय 60। सही है, ये टाइम कांस्टेंट वही होता है जिसमें कि 63% चार्ज अप हो जाता है। फिर बोला एक कंप्लीटली चार्ज कैपेसिटर बिहेव्स एज ए शॉर्ट पाथ। शॉर्ट पाथ ऐसा नहीं होता, वो ओपन पाथ हो जाता है। जब कंप्लीट चार्ज हो जाता है तो वो चार्ज लेना बंद कर देगा, तो वो फिर ओपन पाथ हो जाता है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है बट सेकेंड स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो चलिए 41 क्वेश्चन पढ़िए बच्चा क्या कहता है ना। तो अगर आप 41 क्वेश्चन पढ़े आप तो क्या कहता है कि फॉर द गिवन सर्किट मैच द कॉलम, तो 3 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड 8 वोल्ट, बोला एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफेराड। तो तुम्हें पता है कि दोनों सीरीज में कनेक्शन है, तो 6 इंटू 3 6 3 9 3 3 9 3 दूना 6, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 माइक्रोफेराड और 8 वोल्ट वोल्टेज है। तो चार्ज कितना हो गया Q इक्वल टू सी भी,
तो सी मेरा कितना है 2 और वोल्टेज है 8, तो 8 दूनी 16, तो कितना हो गया 16 माइक्रो कूलम हो गया। ठीक है, तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया 16 माइक्रो कूलम हो गया, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है ना, तो जो सी इक्विवेलेंट में होगा उसमें इसमें होगा और इसमें होगा, 16 माइक्रो कूलम हो गया। तो बोला एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रो कूलम, तो इसमें 16 माइक्रो कूलम है तो क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, यानी 16 स्क्वायर बाय 2 इंटू सी कितना है 3 माइक्रो फैराड है ना। तो ये कितना हो गया, दो अठे कितना हो गया 16 हो गया और 128 हो गया, डिवाइड बाय 3 हो गया, तो 3 चौके नहीं 128/3 हो गया, तो 128/3 कहाँ है, ये रहा, तो ये वाला टर्म किसका हो गया, ये हो गया। एनर्जी स्टोर इन 6 माइक्रोफेराड, तो फिर क्या करेंगे उस 6 माइक्रोफेराड में भी तो 16 स्क्वायर बाई 2 क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, और सी हमारा 6 है, तो फिर वही करेंगे इसमें भी 16 इंटू 16 और 2 इंटू 6, तो कितना हो गया ये 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 अठी 16, अठी अठी 64/3, तो इसका हो गया एस हो गया। हीट लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान हीट लॉस कितना हुआ, तो पहले देख लो कि तो करना क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहली बात समझो, वर्क डन बाय बैटरी हम पहले निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा बता सकते हो, तो वर्क डन बाय हम बैटरी कैसे निकालते हैं कि V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज, तो इस पे इसने कितना चार्ज को इस पे दोनों पे दिया है, मतलब कितना ट्रांसफर किया है, वो है 16 माइक्रो कूलम, और 16 ये हो गया चार्ज जो ट्रांसफर किया है बैटरी ने एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे, और वोल्टेज कितना है 8 है ना, तो यहाँ से कितना हो गया 128, क्लियर है। अब ये 128 हो गया, मतलब बैटरी ने वर्क डन कितना किया 128 जूल, तो हमें अब इसमें हीट लॉस करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो फिर 64 हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब सुनो, पहले ऐसे निकालना हो तो हीट लॉस कैसे निकालते हैं कि हम इनिशियल एनर्जी तो कैपेसिटर में कुछ नहीं था, बैटरी किया तो एनर्जी स्टोर किया, तो फाइनल एनर्जी हम निकाल सकते हैं, बैटरी टोटल एनर्जी कैपेसिटर में कितना है, दोनों को जोड़ देंगे इसके एनर्जी को, और बैटरी ने कितना वर्क डन किया V को डब्ल्यू बाई क्यू 128, उसको माइनस कर देंगे, मतलब फाइनल जो एनर्जी तुम 128 माइक्रो जूल एनर्जी इसने खर्च किया है बैटरी ने, और फाइनल एनर्जी इस पे टोटल पे कितना है, दोनों का एनर्जी जोड़ने पे देखेंगे वो कम आएगा 128 से, जो लॉस हुआ वो किस में चला जाएगा, हीट में, खत्म। चलिए आगे 42, in the given figure 4 capacitors and their capacities are shown, charge and potential difference across 4 microfarad capacitor, यानी ये रहा 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, तो चार्ज एंड बोला गया है चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर विल बी, पहली बात समझो, हमको चार्ज अगर निकालना है 4 पे और इस पे, और यहाँ पे देखो बच्चा ये कितना है हमारा 20 माइक्रोफेराड, ये हमारा कितना है 310 वोल्ट, ये हमारा कितना है 12 माइक्रोफेराड। अच्छा ये दोनों देखो, पहली बात ये पैरेलल कनेक्शन है, तो अगर इसके इक्विवेलेंट हम लिख लें, तो अगर मान पहले बात समझते हैं, इसके बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम भी मान रहे हैं तो इसके क्रॉस भी है, और इक्विवेलेंट लिख देंगे तो भी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भी होगा, क्योंकि जो उसके पैरेलल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इक्विवेलेंट का होगा, तो ये भी वाला जो पार्ट है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ इक्विवेलेंट लिखने पे, और इसका हम लिख सकते हैं 4 4 8, यानी ये हो गया 8 माइक्रोफेराड, मतलब इसी इक्विवेलेंट लिख लिए 4 और 4 का, तो इसके क्रॉस अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस भी ही निकालना है हमको, है ना, इक्विवेलेंट लिखने से इसके पोटेंशियल डिफरेंस को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम देखो तो 20 8 और 12 ये तीनों देखो तो सीरीज में है कि नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे 1/20 1/8 1/12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा C इक्विवेलेंट आ जाएगा इस तीनों का मिलाकर के। वोल्टेज कितना है 310 वोल्ट, तो क्या हम यहाँ पे Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट आ गया, वोल्टेज 310 दिया तो चार्ज आ गया, तो हर प्लेट पर चार्ज आएगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो सभी पे चार्ज सेम होगा, तो 8 माइक्रोफेराड पे यहाँ से ये चार्ज निकाल लेंगे, जैसे ही चार्ज निकला और कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफेराड है, तो Q इक्वल टू सी भी इक्वल टू Q बाई सी, तो Q बाय 8 कर देंगे तो हमारा वोल्टेज आ जाएगा इस 8 माइक्रोफेराड पे,
तो जो इस पे वोल्टेज आएगा वही 4 माइक्रोफैराड पाएगा, तो वोल्टेज आ गया, काम खत्म। और जैसे ही वोल्टेज आ गया तो हमारा चार्ज भी आ जाएगा Q इक्वल टू CV से, तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। 2 blocks A and B of mass 6 kg and 3 kg rest on a smooth horizontal surface as on the figure. If coefficient of friction between A and B is 0.4, the maximum horizontal force which can move them without separation, मतलब सेपरेट ना हो, तो भैया F फोर्स लग रहा है ना इसके बीच में, तो दोनों मतलब एक साथ चल रहा है, तो हम लिख सकते हैं A इक्वल टू F, दोनों सिस्टम एक मान लेंगे, तो 6 + 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, है ना। दोनों को एक सिस्टम मान लेंगे, तो F/9 हो गया हमारा एक्सेलरेशन। और अगर हम बात करें 3 kg ब्लॉक का हम FBD बनाए, तो F फोर्स को तुम आगे खींच रहे हो, F फोर्स को आगे खींच रहे हो, तो द कोएफिशिएंट A एंड B इज यहाँ पे 0.4 दिया हुआ है ना, और नीचे वाला स्मूथ सरफेस है नीचे वाला, तो आगे वाले को, तुम नीचे वाले को आगे खींच रहे हो, तो ऊपर वाला ब्लॉक उस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा, नीचे वाले पे, कहेगा भैया हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तो 6 kg 3 kg पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, आगे लगाएगा। तो ये फ्रिक्शन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मान लो कि ये तीनों एक ही एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो इस पे सिर्फ फ्रिक्शन ही है जो 3 kg को आगे मूव करा रहा है, तो क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकेंड लॉ से, ठीक है ना। और 3 और ए का वैल्यू देखो ऊपर निकाल चुके हैं, एक ही साथ चल रहा है इसलिए F/9। अच्छा, उसने बोला है कि F का वैल्यू मैक्सिमम निकालो, ये हो गया 3×9, ये हो गया F/3। इसका F का वैल्यू मैक्सिमम निकालने का मतलब है कि फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम निकालना है, रखना है, F का वैल्यू मैक्सिमम रखना है, इसीलिए तो फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम एक साथ रखने के लिए मैक्सिमम कितना होना चाहिए, लिमिटिंग के बराबर होना चाहिए, उसके आगे तो पेनेटिक बन जाएगा, तो लिमिटिंग रख दो यहाँ पे, म्यू इंटू नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल कितना है 30 न्यूटन है, यहाँ पे नॉर्मल, तो ये 30 हो गया, म्यू का वैल्यू कितना दिया 0.4, तो ये हो गया 30 दिया 90 इंटू 0.4, ये पॉइंट पॉइंट कट गया, ये हो गया 36, तो 36 न्यूटन हो गया, खत्म। बोला 2 copper spheres of same radii, one hollow and the other solid, are charged to the same potential, which will hold more charge। इसमें क्या होगा, दोनों कॉपर स्फीयर है तो कंडक्टर है ना, तो चाहे वो होलो हो चाहे वो तुम्हारा सॉलिड हो, तो चार्ज वो कहाँ डिपॉजिट होता है तुम्हारा, है ना, सेम रेडा है तो चार्ज डिपॉजिट होता है सरफेस पे, तो बोथ विल होल्ड इक्वल चार्ज, खत्म, वॉल्यूम में थोड़ी होगा। देखो जैसे इसमें क्या बोले, हाउ मेनी कैपेसिटर्स ईच ऑफ, इतना मतलब एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना है 8 माइक्रोफेराड, और इसके कैपेसिटर के पास वोल्टेज है 250 वोल्ट। बोला रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कंपोजिट, यानी कितना कैपेसिटर, तो हम मान लेते हैं इस तरह से m नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और फिर इस तरह से जो रो है वो n नंबर ऑफ है, मतलब इस तरह से फिर से कनेक्ट किया गया, और फिर इस तरह से ऊपर लिया गया, इधर हम मान लेते हैं इधर n नंबर ऑफ तुम्हारा रो है, और इधर ये वाला m नंबर ऑफ कैपेसिटर इधर कनेक्ट किया गया, और इस तरह से ब्रांच तुम्हारा n नंबर है, और ये बैटरी एक के साथ कनेक्ट कर दिया गया कितना 1000 वोल्ट, क्लियर है। अभी तुम समझो कि यहाँ पे अगर m नंबर है तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्वेश्चन में दिया है हमारा 250 वोल्ट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर एक कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है 250 वोल्ट, तो जब हम KVL लेंगे तो इधर हमारा कितना होना चाहिए 1000 वोल्ट पूरना चाहिए, मतलब इस कैपेसिटर के क्रॉस V1 + V2 + V3 + V4 एंड दैट इज इक्वल टू KVL के अकॉर्डिंग 1000 आना चाहिए, तो ये 250 250 500 फिर 750 फिर 1000। अच्छा इधर 4 कैपेसिटर यानी कि m का वैल्यू कितना आ गया हमारा 4 आ गया, समझे। और ये सीरीज में कनेक्शन है, तो इसमें 4 कैपेसिटर अगर इस तरह सीरीज में कनेक्शन है तो उसका कितना हो गया हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू C/4 हो गया। अच्छा इधर n नंबर ऑफ इसी तरह से और तुम्हारा पैरेलल में कनेक्ट है इसी तरह C/4 टाइप का, तो सबको ऐड अप करेंगे, n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये हो गया, ये टोटल का कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट आ गया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा 16, तो 16 दिया हुआ है, तो यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा 16 × 4 डिवाइड बाई कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस एक का कितना है 8 है, तो 8 हो गया, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 हो गया। तो इधर आपका आप देख रहे हो, इधर कैपेसिटर जो है इस तरह से वो आपका 4 है, और इधर इस तरह से रो आपका 8 है, तो टोटल कितना हो गया 8 × 4 36,
2, तो कितना हो गया आंसर? 32 हो गया। देखो बच्चा, इसमें क्या बोला है कि ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम टाइड बाय स्प्रिंग। अगर एक स्प्रिंग के साथ 5 केजी का ब्लॉक अटैच है, तो इसमें मान लेते हैं कि x1 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, के एक्स वन इक्वल टू 50 न्यूटन। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा बोला है कि इफ लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब जो है ये लिफ्ट जो है ऊपर जाने लगा, ठीक है, और ए मतलब दिया हुआ है ऊपर जा रहा है ए से। तो बोला है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन इन न्यू कंडीशन। तब समझो, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है, यानी आप जैसे ही लिफ्ट में खड़े हो, मान लो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बोला है कि इक्विलिब्रियम, तो मतलब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में नेट फोर्स आपको क्या करना है, 0। लेकिन लिफ्ट तो एक्सेलरेटेड है, तो अगर आप किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठे हो तो इस पर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो नीचे क्या लग जाएगा, ऊपर एक्सेलरेटेड है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा mg, और इस पर 50 न्यूटन नीचे और kx2 ऊपर। चूंकि इस पे नेट इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, यानी कि kx2 जो है बैलेंस कर लेगा तुम्हारा एम ए प्लस 50 को, और एम कितना है हमारा 5, और ए कितना है 3, तो बचती है 15 प्लस 50, यानी कि हो जाएगा 65। तो x2 कितना हो जाएगा 65/k। तो अभी जो इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में वो हो जाएगा 65, अभी जो बचा रहेगा इलोंगेशन में 65/k, और k कितना है हमारा 25, तो 65/25, यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 तेरह 65, तो ये हो जाएगा 13/5 होगा, 13/5। और यहाँ से अगर आप करो x1 का वैल्यू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50/25, यानी कि 2। तो पहले था 2, अब है हमारा 13/5 है, अब 13/5 है, तो कितना वो चल गया, दोनों का माइनस कर देंगे पोजीशन, तो कितना हो जाएगा 13/5 -2, यानी 5, 5 दूनी 10, 13 में 10 गया 3, तो 3/5। तो आंसर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, खत्म। कितना पोजीशन चेंज कर गया वही ना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्लियर है, इनिशियल पोजीशन था 3/5 पे, फाइनल पोजीशन है 13/5 पे, तो चेंज कितना किया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, खत्म। चलिए, a parallel plate capacitor with air in medium between the plate has a capacitance 10 microfarad. The area of the capacitor is divided into two equal halves and filled with two media having dielectric constant K1 and K2. The capacitance of the system. तो बोल रहा है कि a parallel plate capacitor with air, ऐसा है एयर, बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस इतना, मतलब अभी जो एयर है तो उसका कैपेसिटेंस एयर में कितना, मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोफेराड, सिंपल। द एरिया ऑफ द कैपेसिटर इज डिवाइडेड, मतलब मान लो कि प्लेट इस तरह का है ना, इस तरह का है, तो इसको इस एरिया को हम डिवाइड कर दिए इस तरह से, है ना, ये वाला प्लेट में भर दिए, डिवाइड टू टू इक्वल हाफ्स, फाइंड फिल्ड विथ टू डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है और यहाँ पे 4 है। तो अब समझो कि अगर इसके रिस्पेक्ट में, स्प्लिट के रिस्पेक्ट में देखें तो ये और ये किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारा K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया डिवाइड हो गया A/2, और डी ये सेपरेशन प्लेट के बीच है वो तो वही रहा, ठीक है। तो प्लस C2, मतलब ये वाला 4 एप्सिलॉन नॉट A/2/D, ठीक है। तो ये 4 है और K1 हमारा कितना है 2 है। तो यहाँ से देखो तो 2, और ये 2 ने 2 को उड़ा दिया, और एप्सिलॉन नॉट A/D बचा, तो एप्सिलॉन नॉट A/D का वैल्यू यहाँ से 10 है तो 10 लिख लेंगे। इस 2 ने 2 को उड़ा दिया, ये बचा 2, और एप्सिलॉन नॉट A/D का वैल्यू है हमारा 10, तो कितना हो गया 10 दूना 20, अब 20 10 30, तो आंसर कितना हो गया 30 माइक्रोफेरेड, खत्म। इसने बोला है कि ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन, ए फोर्स F is applied horizontally to keep the block rest. A block of mass m is placed on a smooth fixed inclined plane, a force F is applied horizontally to keep the block at rest, find value of F. इसमें कुछ नहीं करना है आपको, हॉरिजॉन्टली बोला गया है आपको। तो यहाँ से देखो, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, ये अगर 37 डिग्री एंगल है तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ये कितना एंगल बनाया 37, तो एक इधर फोर्स लगा रहे कितना F cos 37, और इसका नीचे वेट लग रहा होगा mg sin
37। तो कितना हो गया, एफ कॉस 37 हो गया 4/5, एम जी साइन 37 हो गया 3/5। खत्म खत्म खत्म। तो एफ का वैल्यू कितना हो गया 3/4 एम जी। तो आंसर हो गया 3/4 एम जी। खत्म। इनिशियली द सिस्टम shown is in equilibrium at rest. The acceleration of 2m and m just after the spring is cut. स्प्रिंग को आप कट कर दोगे ऐसे करके टिंग, तो दोनों एक इस पे कि बचेगा क्या, दोनों एक ही सिस्टम बन जाएगा ना, ये 2m और ये m। तो स्प्रिंग कट कर दोगे तो मतलब इसने बोला कि पहले इक्विलिब्रियम में था एंड एक्सेशन ऑफ 2m एंड m मास जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग, स्प्रिंग कट हो गया तो स्प्रिंग फोर्स खत्म। ये दोनों एक ही मोशन बाय ग्रेविटी, दोनों एक सिस्टम बन गया और एक ही एक्सेशन जी से जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी जी। खत्म। नेक्स्ट 50, पुली इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट ए रेट इतना, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। एक्सेलरेशन ये कितना से है, रेट ए है, और इधर ये A1 से है और ये आपका A2 से। पहले बात समझो, आप पुली पे ही बैठ जाओ, तो ये पुली पे बैठ गए, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली विथ रिस्पेक्ट, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पुली। यानी अगर हम एक चीज समझो कि अगर मैं इस ब्लॉक का देखें, इसका अगर हम पुली के रिस्पेक्ट में देखें तो ये हमको पहला वाला ऊपर आते दिखाई देगा और ये नीचे दिखाई देगा। तो पहला वाला के लिए लिख देंगे माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली ऑफ सेकेंड ब्लॉक, एक दूसरे का अपोजिट है इसलिए लिख रहे हैं। तो इसको जब आप तोड़ोगे, मतलब ये ऐसे करके ए बी माइनस ए पी, और फिर ये माइनस करोगे तो फिर इसको तोड़ोगे तो तुम्हारा मान लेंगे तो वो ऐसा आ जाएगा, मतलब जनरल फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा इस तरह से, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइड बाय 2। एक्सेलरेशन ऑफ पुली, इसको ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, ऐसा वेक्टर है, तो ऊपर हो गया A, और A1 आप देखो पॉजिटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा A1 पॉजिटिव हो गया, A2 नीचे तो माइनस हो गया तो माइनस A2/2। तो ये आपका हो गया A इक्वल टू A1 माइनस A2/2, यानी कि ऑप्शन 3 खत्म। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मैं इस तरह का वीडियो और आपके पास लेते आऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।